हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी के अगले भाग में। और पिछले एपिसोड में ठीक ठाक रिस्पांस था, हालांकि सब्सक्राइबर अभी भी नहीं बढ़े हैं, बट इसका मैं क्या ही करूं। अब आप लोग खुद ही देख लीजिए आप लोगों को कैसी कहानी चाहिए। आज का एपिसोड उतना लंबा नहीं है जितना पिछला वाला था। वो उसका रीज़न क्या है ये आपको कहानी के एंड में पता चल जाएगा। बट हाँ, इंटरेस्टिंग रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, कहानी में रोके रखेगा और ट्विस्ट आपको लास्ट में मिलेगा। तो पहले कहानी सुनिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो हर बार बोलती हूँ पर होता नहीं है, पर करिए, लेकिन पहले कहानी सुनिए। आस्तिक मुस्कुरा रहा था। वह अपनी कल्पनाओं में अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। बेबी, पापा घोड़ा बन रहे हैं और आप पापा की पीठ पर सवारी करना ठीक है। आस्तिक पागलखाने के अपने सेल में घुटनों के बल पंजों पर चल रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ पर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि वह अपने बच्चों को इमेजिन करता हुआ उनके साथ खेल रहा था। आस्तिक हंसते हुए हवा को छूता है और कहता है, रो मत। अगली बार तुम भैया की जगह मेरी पीठ पर बैठ जाना। अपने दोनों बच्चों को बारी बारी अपने पीठ पर बैठाऊंगा। और उसके बाद आस्तिक दीवार की तरफ देखते हुए कहता है, अरुणिमा, तुम इन्हें खाना क्यों नहीं खिला रही हो? देखो ये कब से रो रहे हैं। दीवार पर उसने एक लड़की की आड़ी तिरछी तस्वीर बनाई हुई थी और उसे ही वह अरुणिमा कह रहा था। आस्तिक को ऐसा लग रहा था उसका परिवार उसके पास है। दीवार पर अरुणिमा के साथ दो छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर बनाकर वह अपने परिवार के साथ बैठता हुआ उनके साथ बातें करता है और खेलता है। आस्तिक को नहीं पता है कि उसके बच्चे कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। तो कभी वह उस खिलौने वाली गुड़िया को अपने गोद में लेकर बच्चों को बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बहलाता है। तो कभी उसे लगता है कि उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वो उस तरीके से ही अपने बच्चों से बात करता है। कभी वह बैठकर बच्चों को ABCD सिखाता है, तो कभी अपने बच्चों की दूध की बोतल के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगता है। इस 10 बाय 10 के कमरे में आस्तिक ने अपना पूरा संसार बसा लिया था। उसे लग रहा था कि इस चार दीवारी के अंदर वह अपने बच्चों के साथ हर एक दिन को जी रहा है। आस्तिक अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। वो दीवार पर लगी अरुणिमा की तस्वीर के साथ बातें कर रहा था। इस बात से अनजान की दरवाजे की खिड़की से डॉक्टर और ताई जी आस्तिक को इस हालत में देख रहे हैं। आस्तिक की ऐसी हालत देखकर ताई जी के आंसू निकल आए थे। वह अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी और मुंह पर हाथ रखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही आस्तिक है जो एक वक्त पर पूरी रियासत पर राज करता था और जिसका नाम सुनकर ही लोग डर से कांप जाया करते थे। ताई जी ने रोते हुए कहा, मेरे बेटे को ठीक करने के लिए कोई तो उपाय होगा। डॉक्टर, कुछ तो बताए, मैं मेरे बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। वह कितना ही बुरा क्यों ना हो, पर मैंने उसे बचपन से पाला है। मेरे लिए मेरे जिगर का टुकड़ा है वह। कुछ तो बताए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखिए मैडम, मैंने आपको पहले ही यह बता दिया है कि उनकी बीमारी का एक ही इलाज है, वह है इनका परिवार। यह अपनी बीवी और बच्चों को बुलाते रहते हैं और हाल फिलहाल मुझे पता चला है कि इनके 2 बच्चे भी हुए हैं। क्या ये बात सच है? ताई जी ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया, क्योंकि अरुणिमा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है ये बात ताई जी को पता थी। हालांकि उन्हें पहले से ही पता था कि अरुणिमा ने 2 बेटों को जन्म दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वह अरुणिमा से मिलने नहीं गई थी। वह आस्तिक को लेकर बहुत चिंतित थी। माना कि पृथ्वी और कीर्ति जाकर अरुणिमा से मिलकर आए थे और उन्होंने बच्चों के बारे में ताई जी को बताया भी था, लेकिन फिर भी ताई जी के मन में आस्तिक की फिक्र ज्यादा थी। ताई जी का जवाब सुनकर डॉक्टर साहब कहते हैं, तो फिर आप सोच क्या रही हैं? इनकी पत्नी को कहिए कि बच्चों को लेकर इनसे मिलने आए। उनकी मौजूदगी से इन्हें थोड़ा आराम मिलेगा और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम इनका इलाज करेंगे। ताई जी ने कस के अपनी आंखें बंद की और अफसोस के साथ कहा, काश मैं ऐसा कर सकती डॉक्टर साहब। वहीं दूसरी तरफ शारदा देवी की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर ले जाया गया था। अरुणिमा अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए अभी भी आंसू बहा रही थी। मिश्री कमरे के किनारे पर खड़े होकर अपनी मां के शरीर को ले जाता हुआ देख रही थी और उसके आंसू बह रहे थे। मिश्री जब स्कूल से आई तो उसके घर के बाहर पहले से ही पुलिस की टीम मौजूद थी, और जो उसने अंदर जाकर देखा, वह देखने के बाद तो मिश्री के होश ही उड़ गए थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मां मर चुकी है, और उसकी मां को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अरुणिमा ही है। सक्षम ने मिश्री को संभाला और उसे सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनने के बाद मिश्री के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पृथ्वी और सक्षम कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे, उनकी पहुंच ऊपर तक थी।
मौके की नजाकत को समझते हुए सक्षम ने अरुणिमा की सेफ्टी के लिए कोर्ट से मंजूरी ले ली है। सक्षम के वकील स्टे ऑर्डर लेकर आए हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अरुणिमा ने सेल्फ डिफेंस में खुद की और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शारदा देवी का खून किया है। अरुणिमा ने अभी एक हफ्ते पहले ही अपने बच्चों को जन्म दिया है, जिस वजह से ना तो उसे हिरासत में लिया जाएगा और ना ही उस पर कोई केस बनता है, लेकिन अरुणिमा को फिर भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। मौके वारदात से सारे सबूत इकट्ठे कर दिए गए थे और जो भी सबूत मिले थे वह इस तरफ इशारा कर रहे थे कि अरुणिमा ने खुद की और बच्चों की जान बचाने के लिए ही शारदा देवी का खून किया है। मिश्री रोते हुए अरुणिमा के पास आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। मिश्री रोते हुए अरुणिमा को देखकर कहती है, दीदी यह क्या हो गया है। अरुणिमा के आंचल में आकाश और अनंत दोनों दूध पी रहे थे और अरुणिमा उन दोनों को अपने गोद में लेकर शून्य भाव से सामने की तरफ देखते हुए मिश्री से कहती है, मेरे पति से बदला लेने के लिए माँ ने मेरा इस्तेमाल किया है। उन्होंने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की और उनका कहना है कि वह मुझे बेचने वाली थी, सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने मेरी परवरिश बस मेरे रूप के लिए की थी ताकि एक दिन वह मुझसे अच्छी कीमत वसूल कर पाएगी। मेरे पति ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, जिसकी वजह मेरी माँ है। उनके लिए मैं सिर्फ एक समान थी और वह अपने परिवार की बर्बादी का बदला मुझसे ले रहे थे। उसके बाद अरुणिमा खुद के ऊपर हंसते हुए ही कहती है, क्या जिंदगी है मेरी। सच में मैं सिर्फ राजा साहब के हाथों की बनी हुई कठपुतली नहीं थी, मैं तो सबके हाथों की कठपुतली हूँ। सब मुझे अपने इस्तेमाल और फायदे के लिए नचा रहे हैं। मुझे उस दुश्मनी में धकेला गया है जो मेरे जीवन का हिस्सा भी नहीं थी। अरुणिमा की बात सुनकर मिश्री के आंसू और तेज हो गए। उसे अपनी माँ के बारे में सच्चाई जानकर बहुत दुख हुआ था। अरुणिमा ने अपने बच्चों को कसकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं किसी की हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। अब मेरी जिंदगी मेरे खुद के हाथों में होगी। आज के बाद मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मेरी माँ से मेरा जो भी रिश्ता था वह सब मैंने खत्म कर दिया है और आस्तिक से मेरा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मेरे लिए सब मर चुके हैं। मुझे अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में अगर कोई मायने रखता है तो वह है मेरे बच्चे। इसके अलावा अब मैं किसी को अपने अस्तित्व के साथ खेलने नहीं दूंगी। अरुणिमा ने एक फैसला लिया था। उसने सोच लिया था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। वह फिर से सब कुछ शुरू करेगी। आज एक नई अरुणिमा का जन्म हुआ था। जहां सब लोगों ने उसका इस्तेमाल किया था और उसे अपने फायदे के लिए रखा था, तो वही अरुणिमा ने अपने उस अस्तित्व को ही नकार दिया था। आज अरुणिमा अपने बच्चों की मां के रूप में सामने आई है। उसका सारा जीवन अब उसके बच्चों की परवरिश में होगा और वह अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएगी। अरुणिमा की बात सुनकर मिश्री पूरी तरह से टूट गई थी। एक अरुणिमा ही तो थी उसके जीवन में जो अब उसकी अपनी थी। और जो अरुणिमा ने कहा वह सुनने के बाद मिश्री के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह हताशा के साथ उठाती है और वहां से जाने के लिए मुड़ती है कि अरुणिमा मिश्री का हाथ पकड़ लेती है। मिश्री हैरानी से अरुणिमा को देखने लगती है तो अरुणिमा सूनी भाव से फर्श को देखते हुए कहती है, मैंने भले ही अपनी पुरानी जिंदगी को ठुकरा दिया है और अब एक नए अस्तित्व के सफर पर निकली हुई हूँ, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी अभी भी बाकी है और वह तुम हो। जब तक तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपनी बहन के साथ रहना चाहती हो या अपनी माँ की हत्यारन के साथ। मिश्री रोते हुए अरुणिमा के पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, दीदी मेरे सामने आज माँ की दो परिभाषाएं आई हैं। एक माँ हमारी माँ थी जिसने सिर्फ अपने स्वार्थ और मतलब के लिए सबका इस्तेमाल किया था, जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली है। और एक माँ आप हैं जो अपने बच्चों के लिए समाज और दुनिया से लड़ रही हैं। अगर मुझसे ये कहा जाएगा कि मैं भविष्य में किसके जैसी माँ बनना चाहूंगी तो मैं आपके जैसी माँ बनना चाहूंगी दीदी। अरुणिमा रोते हुए मिश्री को देखती हैं तो मिश्री अरुणिमा के गले लग जाती है और दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। वहां का सारा मामला और कोर्ट कचहरी की सारी बातें पृथ्वी और सक्षम ने अपने हाथों में ले ली थी। अरुणिमा ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था और शारदा देवी की मौत का भी उसे सदमा था, जिस वजह से उन लोगों ने अरुणिमा को इस बात के लेकर परेशान न करना ही बेहतर समझा था। अगले दिन सुबह मिश्री बच्चों को लेकर बेड पर बैठी हुई थी। वह कभी आकाश के साथ खेल रही थी तो कभी अनंत के साथ। अरुणिमा किचन में थी। वह चाय बना रही थी। हालांकि माहौल में अभी भी तनाव था, लेकिन फिर भी जिंदगी तो काटनी ही है ना। अरुणिमा चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहती है, मिश्री तुम स्कूल नहीं जा रही हो क्या।
मिश्री ने कहा, नहीं दीदी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है। आज स्कूल जाने की जगह मैं अनंत और आकाश के साथ खेलूंगी। अरुणिमा बेड पर बैठने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मिश्री खड़े होते हुए कहती है, दीदी आप बैठकर चाय पियो, मैं देखती हूँ कौन आया है। अरुणिमा चाय का कप उठाती है और जैसे ही वह चाय पीने वाली होती है, उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज आती है, अरुणिमा। अरुणिमा हैरान हो जाती है। वो हैरानी से दरवाजे की तरफ देखती है, जहां पर ताईजी खड़ी थी। ताईजी को देखकर अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह चाय का कप वापस टेबल पर रखती है और ताईजी की तरफ बढ़ती है। अरुणिमा ताईजी के पास आती है और झुककर उनके पैर छूती है। ताईजी, आप यहाँ पर कैसी हैं आप? ताईजी से सवाल करते हुए अरुणिमा उनका हाथ पकड़कर घर के अंदर लाती है और सामने रखी कुर्सी पर बैठा देती है। कुर्सी बेड से ज्यादा दूर नहीं थी, इसीलिए ताईजी की नज़र बच्चों के ऊपर चली गई, जो अपने हाथ पैर से उछल उछल कर खेल रहे थे। ताईजी तुरंत खड़ी होती है और बेड पर जाकर बच्चों को देखने लगती है। बच्चों को देखकर उनके चेहरे पर एक सुकून उतर आता है। वह सबसे पहले बच्चों की नज़र उतारती हैं। कितनी खूबसूरत बच्चे हैं, बिल्कुल आस्तिक पर गए हैं। अरुणिमा जो अब तक ताईजी को देखकर मुस्कुरा रही थी, उसे पता था कि ताईजी यहाँ पर बच्चों से मिलने आए हैं, पर जब ताईजी ने बच्चों की तुलना आस्तिक से की तो अरुणिमा को अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत बच्चों के पास आते हुए कहती है, यह मेरे बच्चे हैं ताईजी। ताईजी हैरानी से अरुणिमा को देखती है और कहती है, बिल्कुल अरुणिमा, ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मना मत करना। कहते हुए ताईजी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। अरुणिमा हैरानी से उन्हें देखने लगी। अरुणिमा सोचने लग गई कि ताईजी को उनसे किस तरीके की मदद चाहिए। तभी ताईजी ने रोते हुए कहा, आस्तिक, उसकी हालत बहुत खराब है, वह पागल होता जा रहा है, वह तुम्हारे बिना ठीक नहीं हो सकता है। अरुणिमा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, क्या तुम एक बार आप चाय पीना पसंद करेंगे ताईजी? मैंने अभी अभी बनाई है, वो भी अदरक वाली है। अरुणिमा ने ताईजी की बात को काटते हुए कहा। ताईजी हैरानी से अरुणिमा को देखने लगी, तो अरुणिमा ने अपना चेहरा नीचे किया और उदासी के साथ कहा, देखिए ताईजी, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ, ये कमरा तो आप देख ही रही हैं। मुझे जितना हो सकेगा उतना आपका आदर सत्कार करूंगी। भगवान के लिए मुझे ऐसा कुछ भी मत कहिए जो मैं करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं उस इंसान की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, तो उससे मिलना तो बहुत दूर की बात है। ताईजी की आंखों में आंसू आ गए थे। बच्चों के पास मिश्री थी, उन्हें संभाल रही थी। ताईजी ने अरुणिमा के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोली, समझने की कोशिश करो अरुणिमा, उसकी हालत बहुत खराब है। अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगी तो वह पागलपन में मर जाएगा। लेकिन अरुणिमा ने अपने हाथ खींचे और बेरुखी के साथ कहा, तो मर जाने दीजिए। ताईजी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी और चेहरा हैरानी से भर गया था। लेकिन अरुणिमा को आस्तिक की हालत पर जरा भी दया नहीं आई थी। वह अरुणिमा मर चुकी थी जो एक नर्म दिल लड़की थी। वो अरुणिमा अब बदल चुकी थी जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती थी। आस्तिक के जख्मों ने और शारदा देवी के धोखे ने अरुणिमा को बदल कर रख दिया था। अरुणिमा ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो आस्तिक से मिलने नहीं जाएगी। अरुणिमा का जवाब सुनकर ताईजी को बहुत दुख हुआ। अरुणिमा बेड पर आराम से बैठ जाती है और आकाश को अपनी गोद में उठाते हुए कहती है, ताईजी, अगर आप यहाँ मुझसे और मेरे बच्चे से मिलने आए हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ मिलने आए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर मुझे ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि मैं आस्तिक से मिलूं तो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ताईजी ने लगभग रोते हुए कहा, प्लीज अरुणिमा, वो तुम्हारे बिना पागल हो जाएगा, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम बस एक बार उसकी मदद कर दो, वो दर्द में तड़प रहा है। ताईजी ने जब ये कहा तो उनकी बात सुनकर अरुणिमा गुस्से में ताईजी को देखकर कहती है, दर्द, वो दर्द सह रहे हैं, दर्द होता भी क्या है ये उन्हें पता भी है क्या? दर्द वो नहीं होता है ताईजी जो वो सह रहा है, दर्द वो होता जो मैंने सहा। ये इंसान बिना किसी की वजह के मुझे बेरहमी से मारा करता था। आप सोच भी नहीं सकती है, जब वो इंसान मॉन्स्टर बनता था तो मैं क्या महसूस किया करती थी। उसके मॉन्स्टर रूप को मैंने बर्दाश्त किया है ताईजी, लेकिन अब मैं और कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने भी तो मुझ पर हो रहे अत्याचारों को देखा था। एक औरत होकर आप मेरा दर्द नहीं समझ सकती हैं और यहाँ मुझे ये कहने आई है कि मैं उस इंसान की मदद करूं। ये सब कहते हुए अरुणिमा की आंखों से आंसू बहने लगे थे।
अरुणिमा ने जब उन सभी दर्दनाक दिनों को याद किया तो उसका दिल भर आया था। ताई जी के भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अरुणिमा रोते हुए ताई जी को देखकर कहती है, आपके बेटे ने बिना किसी कारण के 1 साल तक मुझे ऐसी सजा दी है, जिसका घाव सारी जिंदगी मेरी आत्मा पर रहेगा। उन्होंने मुझे उस जुर्म की सजा दी है जो मैंने कभी किया ही नहीं था। ताई जी ने सब कुछ सुना, अरुणिमा का हर एक इल्जाम, उसकी हर एक बात। उन्हें भी इस बात का बुरा लग रहा था कि वो अरुणिमा से मदद मांगने आई थी, लेकिन आस्तिक की हालत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई थी। भले ही आस्तिक कितना ही मॉन्स्टर क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने आस्तिक की परवरिश की है और अपनी परवरिश किए बच्चे को वो ऐसे तड़पते हुए कैसे देख सकती थी, इसीलिए एक आखिरी कोशिश वो अपनी तरफ से करना चाहती थी। वो अपने एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछती है और अरुणिमा के उस मुरझाए हुए चेहरे को देखकर कहती है, अरुणिमा, मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम गलत कह रही हो। तुम पूरी तरह से सही हो और एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुमने जो किया है वो कहीं से गलत नहीं है। अपने लिए आवाज उठाना और अपने हक के लिए लड़कर तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। यहाँ तक कि जब तुम महल से चली गई थी तब मैं महल आई थी, आस्तिक को ये समझाने के लिए कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी एक अलग अहमियत है। पर एक बार जब मैं उस महल से चली गई तो मैंने सोच लिया था कि मैं कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगी, पर फिर भी अरुणिमा मैं वापस आई क्योंकि मुझे आस्तिक के बारे में पता चला था। जब मैंने आस्तिक की हालत देखी तो मैं तुमसे मिलने को खुद को रोक नहीं पाई। मेरे अंदर की माँ अपने बेटे के लिए रो रही थी, दर्द महसूस कर रही थी। बस उसी दर्द को संभालने के लिए मेरे बेटे की मदद करो, उसे बचा लो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। अरुणिमा ने बात तो पूरी सुनी, लेकिन उसने जैसे ठान रखा था कि वो आस्तिक से नहीं मिलेगी और न ही उससे कोई रिश्ता रखेगी। अरुणिमा ने अपने आंसू पोंछे और ताई जी से कहा, आप एक माँ हैं, ठीक है, मैं भी एक माँ हूँ। आपके बेटे ने मुझे चोट पहुँचाने से पहले कभी सोचा नहीं। क्या गारंटी है कि आपका पागल बेटा मेरे बच्चों को चोट नहीं पहुँचाएगा? अभी अभी आपने कहा ना वो दिमागी तौर पर पागल हो चुका है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो इंसान मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है? कोई भी समझदार इंसान ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। ताई जी असहाय महसूस कर रही थी। वो आस्तिक का दुख नहीं देख पा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अरुणिमा के लिए भी बुरा लग रहा था। ताई जी ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और अफसोस के साथ कहा, वो कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है अरुणिमा? उस शख्स को ये तक याद नहीं कि उसका नाम क्या है। उसे अपने परिवार के सदस्य भी याद नहीं है। वो सब कुछ भूल गया है। अगर उसे कुछ याद है तो सिर्फ एक नाम की उसकी अरुणिमा है और उसके 2 बच्चे हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अरुणिमा, बस एक बार उसकी मदद कर दो। अरुणिमा गुस्से में खड़ी होती है और कहती है, ताई जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, उस आदमी से मिलने पर मुझे मजबूर मत कीजिए। ताई जी समझ गई थी कि अरुणिमा कभी भी आस्तिक से मिलने के लिए राजी नहीं होगी। ताई जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा दिल भी कभी इतना पत्थर दिल का हो सकता है। अरुणिमा ने भी अपने चेहरे पर एक सख्ती बरकरार रखते हुए कहा, आपके बेटे ने मुझे ऐसा बना दिया है। इसके आगे ताई जी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने आंसू पोंछती है और भारी मन से अरुणिमा के घर से निकल जाती है। 1 महीने बाद मिश्री फिर से स्कूल जाने लगी थी। हालांकि शारदा देवी की मौत का उसे अभी भी सदमा लगा था, लेकिन फिर भी उसे अपनी पढ़ाई तो पूरी करनी ही थी ना। 2-3 दिन घर पर रुकने के बाद अरुणिमा ने डांट कर उसे स्कूल भेज दिया था। अरुणिमा आज भी अपने उस एक कमरे के मकान में ही रहती है। उसके पास जो बचे हुए पैसे थे, अब वो नहीं है। मिश्री के स्कॉलरशिप के जो पैसे मिले थे, अरुणिमा को ना चाहते हुए भी उन पैसों को घर के कामों में इस्तेमाल करना पड़ा था। अरुणिमा अब ज़्यादा दिन घर पर नहीं रह सकती थी। उसकी भी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। राशन खत्म हो रहा था और उसे कमरे का किराया भी देना था। सक्षम आया था उसकी मदद करने के लिए, लेकिन अरुणिमा ने हाथ जोड़कर सक्षम से कह दिया था कि उनके बीच जो भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता है, उसे इसी तरीके से रहने दे। पैसों को बीच में लाकर वो इस रिश्ते को खराब ना करें। अरुणिमा के पास कुछ बचे हुए गहने थे जो उसने बेच दिए थे, जिससे बच्चों की दवाएं और मिश्री की स्कूल की ज़रूरतें पूरी हो रही थी। ले देकर अब अरुणिमा के पास बस उसकी एक सोने की चूड़ी बची हुई थी, जिसे वो अभी अभी अलमारी में रखकर अलमारी बंद कर रही थी। वो उस चूड़ी को कल बेचने वाली थी। बच्चे अभी छोटे थे, वो उन्हें इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई काम तो ढूंढना ही था ना। वो ऐसे घर पर बैठी रहेगी तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा।
अरुणिमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरुणिमा जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने ताई जी के साथ पृथ्वी, प्रणाली और कीर्ति भी थे। अरुणिमा की नज़र कीर्ति के पेट पर जाती है। कीर्ति अब 8 महीने की प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में वो बहुत प्यारी लग रही है। अरुणिमा उन सबको देखकर मुस्कुराती है और अंदर आने के लिए कहती। वो सब एक एक करके अंदर आते हैं और अरुणिमा के उस छोटे से घर को देखने लगते हैं। प्रणाली जल्दी से बच्चों के पास जाती है और उन्हें देखने लगती है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही ताई जी ने दोनों हाथ जोड़े और अरुणिमा के सामने रोते हुए कहने लगी, अरुणिमा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो। अरुणिमा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो, इतनी पत्थर दिल मत बनो। ताई जी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ आप इस बात के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। लेकिन तभी कीर्ति अपना एक हाथ पेट पर रखती है और अरुणिमा के सामने आते हुए कहती है, अरुणिमा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, एक दोस्त के नाते, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो? अरुणिमा ने कीर्ति के बात सुनी और फिर उसने पृथ्वी और प्रणाली को देखा। वो सब यहाँ पर अरुणिमा से बात करने आए थे और सबके चेहरे पर एक ही बात थी। सब अपनी आंखों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अरुणिमा आस्तिक से एक बार मिल ले। अरुणिमा ने सबको देखते हुए कहा, आप लोगों की जो हालात मेरी माँ की वजह से हुई है, मैं उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन इसके अलावा आप लोग मुझसे और किसी चीज़ की उम्मीद मत करना। सबको पहले से ही पता था कि अरुणिमा का यही जवाब होगा, लेकिन पृथ्वी भी इस बार कुछ तैयारी करके आया था। उसने अरुणिमा के सामने आते हुए कहा, अरुणिमा, हम तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं और न ही हम तुमसे यहाँ पर तुम्हारे माँ की किए हुए कर्मों का हिसाब मांगने आए हैं। हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं और तुम जो कह रही हो वो भी सच है। हम मानते हैं कि भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि भाई के ये करने की वजह क्या है? हाँ, उस समय तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो क्या हम सब की कोई गलती थी? उसमें भाई की भी गलती नहीं थी। एक तरह से देखा जाए तो ये सब जो कुछ भी हुआ है, ये सब शारदा देवी की वजह से हुआ है। तुम्हें नहीं लगता है कि शारदा देवी ने जो हमारे साथ किया है वो गलत था, और तुम उस गलत को और बढ़ावा दे रही हो? अरुणिमा पृथ्वी की बात सुनकर हैरान हो गई थी। उसे लगा नहीं था पृथ्वी कभी उससे ऐसी बात कर सकता है। अरुणिमा ने गुस्से में कहा, मेरी माँ ने जो किया है उसकी वजह से आप सब मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं बस याद दिला रहा हूँ। शायद तुम भूल गई हो अरुणिमा कि जब तुम्हारी माँ बीमार थी तो वो मैं ही था जिसने तुम्हारी माँ के इलाज में सबसे पहले हाथ बढ़ाया था। उस वक्त मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि इसे मैं एक एहसान की तरह कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं जो कह रहा हूँ वो मुझे उस एहसान का बदला चाहिए अरुणिमा। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरन ऐसा कहना पड़ा। भाई को इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और हम सब चाहते हैं कि तुम बस एक बार उनसे मिल लो। अरुणिमा का चेहरा सख्त हो जाता है और वो सख्ती से कहती है, ठीक है, अगर बात एहसान चुकाने की ही है तो ठीक है। मैं ये एहसान चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। अरुणिमा आस्तिक से मिलने के लिए राजी हो गई है। ये देखकर सब खुश होते हैं, लेकिन फिर अरुणिमा की शर्तों वाली बात सुनकर सबके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। पृथ्वी हैरानी से कहता है, कैसे शर्तें हैं? अरुणिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि आपके भाई को हमारे तलाक के कागजात कोर्ट में सबमिट करवाने होंगे, जो उन्होंने अभी तक नहीं करवाए हैं। मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरे बच्चों पर वो कोई अधिकार नहीं करेगा। मेरी तीसरी शर्त, हमारा तलाक कोर्ट से मंजूर हो जाने के बाद वो कभी भी मुझसे या मेरे बच्चों से मिलने की कोशिश नहीं करेगा। मेरी चौथी शर्त, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है और न ही मुझे किसी रिश्ते में जोड़ने की कोशिश करेगा। अगर तुम सब इन शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हो तो मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार। ताई जी तुरंत कहती है, अरुणिमा, ये कैसी शर्तें हैं? आस्तिक तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार करता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरुणिमा अपना चेहरा घुमा लेती है और अनंत को अपने गोद में लेते हुए कहती है, मैंने अपनी शर्तें बता दी है, अगर आप सबको मंजूर है तो ठीक है, वरना दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। पृथ्वी ने ये कहा तो सब हैरानी से पृथ्वी को देखने लगे। कीर्ति कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पृथ्वी ने अपने हाथ दिखाकर मना कर दिया। उसने अरुणिमा को विश्वास दिलाया कि जैसा वो चाहती है वैसा ही होगा। अरुणिमा हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है, फिर मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। मेंटल हॉस्पिटल मत मारो,
क्यों मार रहे हो तुम मेरी अरुणिमा को? वो रो रही है, मत मारो ना उसे। आस्तिक दीवारों पर हाथ मारते हुए चिल्लाते हुए ये कह रहा था। उसने दीवार पर एक राक्षस की तस्वीर बनाई थी जिसके हाथों में एक छड़ी थी। आस्तिक इमेजिन कर रहा था कि वो छड़ी वाला राक्षस अरुणिमा को मार रहा है। आस्तिक अरुणिमा को देखता है जो रोते हुए कह रही है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इस राक्षस ने मुझे पिंजरे में बंद कर लिया है, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आस्तिक रोते हुए कहता है, उसे मत मारो, उसे चोट लग रही है। आस्तिक अपने बालों को नोचते हुए ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। वो कमरे की दीवारों पर जोर जोर से हाथ मार रहा था और ऐसा करने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो राक्षस को पीट रहा है। आस्तिक के कानों में अरुणिमा के और बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आते हुए कहता है, आस्तिक रायचंद, कोई तुमसे मिलने आया है। आस्तिक दीवारों पर हाथ मारते हुए कहता है, मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे मेरी अरुणिमा को बचाना है, मेरी अरुणिमा खतरे में है, मेरे बच्चे खतरे में है। उस आदमी ने कहा, आस्तिक रायचंद, कोई अरुणिमा ही है जो तुमसे मिलने आए हैं, मिलना है तो जल्दी चलो। उस आदमी की बात सुनकर आस्तिक के हाथ रुक गए और वो हैरानी से पलटकर उस आदमी को देखते हुए कहता है, मेरी अरुणिमा ही है, वो मुझसे मिलने आए हैं। ये सुनकर आस्तिक जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलने को होता है, लेकिन तभी उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथों में जंजीर पहना दी ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अरुणिमा का नाम सुनकर आस्तिक के आंसू निकल आए और वो हैरान नजरों से उस अस्पताल स्टाफ को देख रहा था। उस अस्पताल स्टाफ ने आस्तिक से कहा, अरे जल्दी करो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। आस्तिक अपनी जगह से उठता है और अपने हाथों से ही अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ, तुमसे ज्यादा जल्दी तो मुझे अपनी अरुणिमा से मिलने की है, चलो जल्दी ले चलो मुझे मेरी अरुणिमा के पास। वो आदमी आस्तिक को लेकर वेटिंग एरिया में आता है जहां पर अरुणिमा बच्चों के साथ पहले से ही मौजूद थी। आस्तिक ने अरुणिमा को देखा। उसने एक सिंपल सा पीले रंग का सूट सलवार पहना हुआ था और उसका चेहरा हमेशा की तरह मासूम सा ही लग रहा था। अरुणिमा के बगल में ही एक प्रीम बच्चों की झूला गाड़ी रखा हुआ था। आस्तिक की आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोते हुए अरुणिमा को देखने लगा था। अरुणिमा की नज़र अभी तक आस्तिक के ऊपर नहीं गई थी, वो सिर्फ बच्चों को ही देख रही थी। आकाश और अनंत गाड़ी के अंदर सो रहे थे। अरुणिमा को देखकर आस्तिक खुद पर काबू नहीं रख सका। वो दौड़ते हुए अरुणिमा के पास जाता है। अचानक से अरुणिमा सहम जाती है। आस्तिक अरुणिमा के पास आता है और तुरंत उसे गले लगा लेता है। आस्तिक ने अरुणिमा को बहुत कस के अपने सीने से लगा लिया था और रोते हुए उससे कहता है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बिना बहुत डर लग रहा था। तुम्हें पता है, यहाँ पर बहुत गंदे गंदे लोग हैं, अब मुझे छोड़कर मत जाना। आस्तिक अरुणिमा को पकड़कर ये सब कहे जा रहा था, लेकिन बदले में अरुणिमा उससे कुछ भी नहीं कह रही थी। अरुणिमा ने आस्तिक को खुद से दूर किया और जैसे ही अरुणिमा की नज़र आस्तिक के ऊपर गई, वो हैरान रह गई। ये आस्तिक था। अरुणिमा एक पल के लिए तो उसे पहचान ही नहीं पाई थी। गंदे फटे हुए कपड़े, चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे हुए बाल और उसमें मिट्टी लगी हुई है। चेहरे पर भी हताशा है, कहीं कहीं चोट के निशान हैं और शरीर पर भी धूल मिट्टी लगा रखी है। अरुणिमा बस अपनी आंखें फाड़े हुए आस्तिक को देख रही थी और उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। क्या ये वही राजा साहब है जिसके नाम से ही लोग काम जाया करते थे और जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि एक वक्त पर आसपास की रियासत की राजकुमारी उससे शादी करने के लिए तड़प रही थी? क्या ये वही आदमी है जो एक बार पहने हुए कपड़ों को कभी दोबारा नहीं पहना था? जब वो घर से बाहर निकलता था तो हाथ में महंगी घड़ी, गले में सोने की चेन और उंगलियों में हीरे की अंगूठी पहना करता था। अरुणिमा अभी भी हैरानी से आस्तिक को देखे जा रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आस्तिक कुछ ही महीनों में इतना बदल गया है। उसकी हालत सिर्फ खराब ही नहीं हुई है, बल्कि बदतर हो गई है। आस्तिक ने जब अरुणिमा को कुछ नहीं कहता हुआ पाया, तो वो जल्दी से अरुणिमा के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे बताओ अरुणिमा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कोई गलती की है? लेकिन अरुणिमा का मुंह अभी भी खुला का खुला ही था और वो आंखें फाड़े हुए बस आस्तिक को देख रही थी। फिर आस्तिक की नज़र गाड़ी पर सोए हुए बच्चों पर जाती है और उसका चेहरा खिल जाता है। वो धीरे धीरे गाड़ी की तरफ जाते हुए कहता है, ये मेरे बच्चे हैं अरुणिमा, ये हमारे बच्चे हैं। लेकिन इससे पहले कि आस्तिक बच्चों को छूता, अरुणिमा चिल्लाते हुए कहती है, अपने गंदे हाथ दूर रखो मेरे बच्चों से। आस्तिक एक पल के लिए कांप जाता है और अरुणिमा को देखने लगता है। आस्तिक का डरा हुआ चेहरा देखकर अरुणिमा पसीज गई थी।
उसने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, मेरा मतलब है कि पहले हाथ साफ कर लो, उसके बाद बच्चों को छूना। आस्तिक अपने दोनों हाथों को उलट पुलट करके देखने लगता है और खुद ही हैरानी से कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो, मेरे हाथ बहुत गंदे हैं। बच्चों को गंदा नहीं करना है, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, हाथ साफ करके बच्चों को छूना चाहिए। तुम रुको, मैं हाथ साफ करता हूँ। आस्तिक अपने दोनों हाथों को अपने ही कपड़ों पर रगड़ने लगता है। ऐसा लग रहा था वो अपने उन गंदे कपड़ों से अपने हाथ को साफ करने की कोशिश कर रहा है। अरुणिमा हैरान रह जाती है। जिस मासूमियत के साथ आस्तिक अरुणिमा को देख रहा था, उसे देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता है कि इस इंसान ने कभी कोई अपराध किया है। आस्तिक ने अपने दोनों हाथ अरुणिमा के सामने हिलाते हुए कहा, अरुणिमा, देखो मेरे हाथ साफ हो गए। अब हाथ में मिट्टी नहीं है, मैं अपने बच्चों के पास जाऊं। अरुणिमा ने बहुत कोशिश की, लेकिन सच में आस्तिक की हालत जैसी थी, उसे देखकर वो अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। अरुणिमा ने अपने पसमे से एक नैपकिन निकाला, जो अक्सर वो बच्चों के चेहरे को साफ करने के लिए इस्तेमाल करती थी। उसने उस नैपकिन से आस्तिक के हाथों को पोंछा और फिर उसमें सैनिटाइजर लगाया। जब आस्तिक के हाथ साफ हो गए, तो अरुणिमा ने कहा, अब तुम बच्चों को छू सकते हो, लेकिन उन्हें ज्यादा परेशान मत करना, वो सो रहे हैं। आस्तिक हंसते हुए बच्चों की गाड़ी के पास जाता है और उन्हें दूर से देखने लगता है। वो धीरे से अपनी एक उंगली ले जाकर बच्चों के हाथ पर रख देता है और उसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों को अपनी एक उंगली से सहलाने लगता है। आस्तिक अपनी एक हाथ की उंगली से अनंत के हाथ को सहला रहा था और दूसरे हाथ की उंगली से आकाश को। अपने बच्चों को देखते हुए आस्तिक का मन भारी हो गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अरुणिमा आस्तिक के पास खड़ी थी। वो जानती थी आस्तिक की हालत ऐसी नहीं है कि वो बच्चों को गोद में संभल सकेगा। वो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। अरुणिमा को याद आता है कि पृथ्वी और ताई जी ने अरुणिमा से कहा था कि आस्तिक की जो हालत है, उसे प्यार और अपनेपन की जरूरत है। अगर उसे ये सब नहीं मिलता है तो वो इसी तरीके से पागलपन के दौरे में एक दिन मर जाएगा और आस्तिक को सिवाय अरुणिमा और बच्चों के कुछ भी याद नहीं है। आस्तिक अपनी उंगलियों से आकाश और अनंत के हाथों को छू रहा था कि तभी आकाश ने आस्तिक की उंगली पकड़ ली। आस्तिक ये देखकर हैरान तो होता ही है, लेकिन साथ में उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो धीरे से चेहरा उठाकर अरुणिमा को देखता है और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आवाज में कहता है, अरुणिमा, देखो आकाश ने मुझे पकड़ लिया है। वो अपने पापा के साथ रहना चाहता है। देखो, आकाश मुझसे कह रहा है, पापा मुझे आपके साथ रहना है। अरुणिमा एक पल के लिए हैरान हो जाती है और फिर आकाश के हाथ को देखने लगती है, जिसने सच में आस्तिक की उंगलियों को पकड़ लिया था। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता कि इसका नाम आकाश है? आस्तिक हंसते हुए कहता है, मुझे पता है अरुणिमा, मुझे सब पता है। मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना हूं कि मुझे इतना नहीं पता होगा। ये मेरे बच्चे हैं। मैं तो अपने बच्चों का नाम भी जानता हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम आकाश है जो ये है, और ये जो सो रहा है ना, ये अनंत है और तुम अरुणिमा हो। देखा अरुणिमा, मैं कितना समझदार हूँ, मुझे तो सब पता है। अरुणिमा एक गहरी सांस छोड़ती है और आस्तिक के पास आते हुए कहती है, आस्तिक, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। आस्तिक पहले तो मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देख रहा था, लेकिन जब उसने अरुणिमा की बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने पहले तो धीरे से आकाश के हाथ से अपनी उंगली को अलग किया और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। वो हैरानी से अरुणिमा को देखते हुए कहता है, अरुणिमा, तुम मुझे कौन से घर ले जाने की बात कर रही हो? मेरा घर तो ये है ना। ये मेरा घर है तो ये तुम्हारा घर भी है, ये हमारा घर है। तुम्हें पता, मेरे पास एक कमरा भी है और उसमें एक बेड भी है। तुम उस बेड पर सो जाना। आकाश और अनंत भी तुम्हारे साथ उस बेड पर सो जाएंगे। मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगा। अरुणिमा हैरानगी से आस्तिक को देखने लगी। इसका मतलब ताई जी सही कह रही थी। आस्तिक सब कुछ भूल गया है, उसे कुछ भी याद नहीं है। उसने पागलखाने के उस कमरे को ही अपनी दुनिया बना ली थी और वहां पर बनी हुई तस्वीरों को ही उसने अपना परिवार बना लिया था। अरुणिमा आस्तिक के पास आती है और कहती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, नहीं, मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे। वो कमरा बहुत गंदा है, तुमने देखा नहीं वहां पर कितनी धूल मिट्टी है। इतनी गंदगी में अगर बच्चे रहेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। बच्चों को तो हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही रखा जाता है ना, तो हम अपने बच्चों को उस गंदे से कमरे में कैसे रखेंगे? इसीलिए मैं बच्चों को अपने साथ ले जा रही हूँ और तुम भी मेरे साथ चलोगे। मैं बच्चों के साथ तुम्हारा भी ख्याल रखूंगी। आस्तिक अपना एक हाथ उठाकर अपने सर पर रखता है और अपने माथे को खुजलाते हुए कहता है, हाँ अरुणिमा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। बच्चे वहाँ कैसे रहेंगे?
वहां पर तो बहुत मिट्टी आती है और कीड़े भी आते हैं। बच्चे वहां नहीं रह सकते अरुणिमा। बच्चे तो अच्छी जगह पर रहेंगे और मैं भी बच्चों के साथ ही रहूंगा। आकाश ने कहा ना, उसे मेरे साथ रहना है और अनंत जब उठेगा ना तो वो भी यही कहेगा। इसीलिए हम सब तुम्हारे घर चले गए, जहां पर मेरे बच्चों को बीमारी नहीं होगी। हाँ, वो अच्छी जगह होगी। अरुणिमा मुस्कुराते हुए आस्तिक का हाथ पकड़ती है और उसे बेंच पर बिठाते हुए कहती है, ठीक है, फिर तुम यहीं बैठो और मेरा इंतजार करो, मैं तब तक डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। ये कहकर अरुणिमा दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन दरवाजे के बाहर एक अस्पताल स्टाफ अरुणिमा को देखकर कहता है, अरे मैडम, आपने उस पागल के साथ बच्चों को अकेला कैसे छोड़ दिया? वो पागल बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगले ही पल अरुणिमा ने उस आदमी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा, राजा साहब है वो, तमीज से नाम लो उनका। उस अस्पताल स्टाफ का चेहरा नीचे झुक गया था और उसने अरुणिमा से कहा, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अरुणिमा एक नज़र कमरे के अंदर झांक कर देखती है। आस्तिक बेंच पर बैठा हुआ था और दूर से ही हाथ हिलाते हुए बच्चों को देख रहा था। उसे देखकर अरुणिमा उस आदमी से कहती है, भले ही वो अभी सोचने समझने की हालत में नहीं है, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ इस इंसान को कि एक बाप के रूप में ये कभी भी अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जिन बच्चों से मिलने के लिए ये दिन रात तड़प रहा है, उन बच्चों को चोट पहुंचाने का तो ये अपने सपने में भी नहीं सोचेगा। डॉक्टर के केबिन में पहुंचकर अरुणिमा ने डॉक्टर से आस्तिक की बीमारी के बारे में सारी डिटेल्स ली और उसे किस तरीके से ठीक की जा सकती है ये भी पूछा। डॉक्टर ने जो बताया वो सुनकर अरुणिमा को हंसी आ गई थी। डॉक्टर ने अरुणिमा से कहा कि दवाई के अलावा उन्हें कुछ थेरेपी लेनी होगी और इसके अलावा अरुणिमा और आस्तिक के बीच जो अच्छी यादों के पल हैं वो भी आस्तिक को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर की अच्छी यादों वाली बात सुनकर अरुणिमा हंसते हुए अपने मन में कहती है, उस इंसान के साथ मेरी सिर्फ कड़वी यादें ही है, अच्छी यादें तो शायद हमने कभी बनाई ही नहीं है। अरुणिमा आस्तिक को वापस महल ले आई थी। अरुणिमा फिर कभी इस महल में वापस नहीं आना चाहती थी, क्योंकि यहाँ से जुड़ी दर्दनाक यादें उसे अभी भी रोने पर मजबूर करती हैं। गाड़ी से निकलकर अरुणिमा बच्चों को अपने गोद में लेती है और दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर आस्तिक बाहर निकलता है। पहले से सारा परिवार गार्डन एरिया में मौजूद था और आस्तिक के वापस आने का इंतजार कर रहा था। अरुणिमा ने अपने एक गोद में आकाश को ले रखा था और दूसरे में अनंत को। लेकिन जैसे ही आस्तिक ने उन लोगों को देखा, वो एकदम से डर गया और जल्दी से अरुणिमा के पीछे जाकर छुप गया। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को चेहरा घूर कर देखने लगती है, तो आस्तिक धीरे से अरुणिमा को देखते हुए कहता है, अरुणिमा, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, तुम मुझे मेले में लेकर आए हो। अरुणिमा कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी गोद में 2 बच्चे हैं और उसके पीछे एक हट्टा कट्टा जवान बच्चा है। पता नहीं उसे कितने बच्चों की देखभाल करनी है। पृथ्वी जल्दी से आगे आता है और आस्तिक को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, वेलकम होम भाई, आपको वापस देखकर अच्छा लगा। आपके बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा था। लेकिन आस्तिक ने तुरंत अरुणिमा की साड़ी को पकड़ लिया और उसके पीछे छुपते हुए उसने अरुणिमा से कहा, अरुणिमा, ये अंकल कौन है? पृथ्वी की आंखें बड़ी हो गई थी, लेकिन अरुणिमा की हंसी छूट गई। उसने मुस्कुराते हुए आस्तिक को देखकर कहा, आस्तिक, ये आपके भाई हैं। और फिर अरुणिमा ने प्रणाली और कीर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये दोनों आपकी बहनें हैं और वो आपकी ताई जी है। क्या आपको ये लोग याद नहीं है? सारा परिवार आस्तिक को प्यार और अपनेपन भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन आस्तिक सबको अनजान लोगों की तरह देख रहा था। उसने धीरे से अरुणिमा के आंचल को और कसके पकड़ते हुए कहा, ये सब तो बहुत बड़े बड़े हैं। इतने बड़े बड़े मेरे भाई बहन थोड़ी ना हो सकते हैं, मैं तो बच्चा हूं ना। ये कहते हुए आस्तिक ने अरुणिमा की साड़ी के आंचल से अपना चेहरा ढक लिया और अरुणिमा के कंधे पर सरकते हुए कहा, अरुणिमा, मुझे इन सब से डर लग रहा है, मुझे बचा लो। आस्तिक की ऐसी हालत देखकर सभी परिवार वाले दुखी हो रहे थे, यहाँ तक कि कीर्ति की आंखों से आंसू भी निकल आए थे। अरुणिमा को सच में आस्तिक के परिवार के लिए बुरा लग रहा था। जो आस्तिक अपने परिवार को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, आज वही आस्तिक अपने परिवार वालों को पहचानने से इनकार कर रहा है। अरुणिमा आस्तिक को लेकर महल के अंदर आती है और महल के अंदर कदम रखते ही उसका दिल उन दर्दनाक यादों से दोबारा से लड़ने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि एक बार फिर से वो सारी यादें उसके सामने आ गई थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं दीदी? आपको नहीं पता उस इंसान ने क्या किया है और आप उसी के साथ उसके घर में रहने के लिए भी तैयार हो गई है। मिश्री फोन पर अरुणिमा पर चिल्लाती हुई यह कह रही थी।
जब से मिश्री को ये पता चला है कि अरुणिमा वापस महल लौट गई है, तब से वह बहुत नाराज हो रही थी। मिश्री को सक्षम ने एक बहुत अच्छे हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया था और मिश्री की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन अरुणिमा की जो हालत थी उसकी वजह से वह कितना कुछ झेल रही थी। ऐसे में मिश्री की पढ़ाई पर असर पड़ रहा था, जिसकी वजह से सक्षम ने मिश्री को हॉस्टल में भेज दिया था। मिश्री की बात सुनकर अरुणिमा एक गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, मिश्री, मेरी बात सुनो। देखो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह हम सबकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ और तुम फिक्र मत करो। मैं कोई इनके पास वापस नहीं आई हूँ, बस कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अरुणिमा फोन पर बात कर वापस आती है तो देखती है हॉल में सब लोग बैठे हुए हैं और आस्तिक बच्चों के पास खड़ा है। वह पालने के पास से हिल भी नहीं रहा है, क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए इस घर में किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा है। उसे लग रहा है कि कोई भी उसके बच्चे को छूने के बहाने उन्हें तकलीफ पहुंचा देगा, उन्हें चोट लगा देगा। आस्तिक अपने बच्चों के पास से हटने का नाम तक नहीं ले रहा था। तभी अरुणिमा को अपने पीछे पृथ्वी की आवाज सुनाई देती है, थैंक यू अरुणिमा। अरुणिमा चौंक जाती है और पृथ्वी को देखने लगती है। पृथ्वी अरुणिमा के बिल्कुल सामने खड़ा था। वह अरुणिमा के पास आता है और कहता है, थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए और भाई को वापस घर लाने के लिए। तुम नहीं जानती हो ये करके तुमने हम सब पर कितना बड़ा एहसान किया है। अरुणिमा अपने दोनों हाथ बांधती है और कहती है, नहीं पृथ्वी, मैं यहाँ पर तुम सब पर कोई एहसान करने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम लोगों ने जो मुझ पर एहसान किया है उसका कर चुकाने आई हूँ। और मैं ये तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम अपना वादा निभाओगे। पृथ्वी अफसोस के साथ अपना चेहरा नीचे करते हुए हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। शारदा देवी मर्डर केस में तुम्हारा नाम कभी सामने नहीं आएगा। उनकी मौत हमेशा एक हादसा बनकर रह जाएगी। अरुणिमा के चेहरे पर एक सख्ती थी और उसने कहा, बस इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जब 5 साल के हो जाए तो पुलिस मुझे मेरी माँ के मर्डर केस में जेल भेज दे और फिर मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खाएं। इसलिए मैंने तुम्हारी शर्त को माना है। मैं तुम्हारे भाई को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगी और बदले में तुम इस केस को बंद करवा दोगे। पृथ्वी हाँ में अपना सर हिलता है तो अरुणिमा वहां से आस्तिक की तरफ चली जाती है। अरुणिमा ताई जी के पास जाकर बैठ जाती है और आस्तिक को देखने लगती है, जो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। आस्तिक अपने हाथों की उंगलियों से कभी आकाश को छूता तो कभी अनंत को। आकाश जब आस्तिक की उंगली छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ता तो आस्तिक अपना हाथ पीछे कर लेता, जिसे देखकर आकाश हंसने लगता। और फिर जब अनंत की तरफ उंगली करता तो वह जल्दी से उसकी उंगली पकड़ लेता था। बच्चे अपने पिता का स्नेह पाकर मुस्कुरा रहे थे। आस्तिक को ऐसा देखकर अरुणिमा लगभग ये भूल ही गई थी कि गुजरे 1 साल में आस्तिक ने उसके साथ क्या क्या किया था। कुछ पल के लिए वह बस आस्तिक को अपने बच्चों के पिता के रूप में देख रही थी। एक आशा अरुणिमा के मन के अंदर उसे यह कहती है कि अगर आस्तिक सही होता तो आज हमारा भी एक खुशहाल परिवार होता। अरुणिमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दोनों बच्चे रोने लगते हैं। अरुणिमा अचानक से होश में आती है और देखने लगती है कि आस्तिक अपने बच्चों को रोता हुआ देख खुद रोने बैठ गया था। वह रोते हुए अपने बच्चों को हाथ हिलाते हुए चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके खुद के आंसू नहीं रुक रहे थे। आस्तिक को ऐसा देखकर सबको बहुत बुरा लगता है, लेकिन अरुणिमा को पता था कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। वह जल्दी से बच्चों को उठाती है और आस्तिक से कहती है, आस्तिक, रोना बंद कीजिए। बच्चों को भूख लगी है, वह खेलते खेलते थक गए हैं। मैं कमरे में जाकर इन्हें दूध पिला देती हूँ। अरुणिमा दोनों बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह बेड की तरफ बढ़ पाती, उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। वह पीछे पलटकर देखती है तो सामने आस्तिक खड़ा था। आस्तिक को देखकर अरुणिमा की आंखें बड़ी हो जाती है और वह कहती है, आस्तिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाए, मुझे बच्चों को दूध पिलाना है। हाँ तो पिलाओ ना, मैं कौन सा इनका दूध छीनने के लिए आया हूँ। मैं बस यहाँ दूर से ही इन्हें देखूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। यहाँ दूर से खड़ा होकर बस मैं इन्हें देख रहा हूँ और तुम जल्दी दूध पिलाओ। देख नहीं रही आकाश और अनंत कितना रो रहे हैं? अरुणिमा ने अपना सर पीट लिया। अब वह कैसे आस्तिक को इस बारे में समझाएं? उसे बहस करना तो दीवार पर सर मारने के बराबर था। वह जितना आस्तिक से बहस करती, आस्तिक उतना ही उल्टे सीधे तर्क उसके सामने रख देता। और ऐसे में अरुणिमा उससे बहस करने में उलझ जाती तो बच्चों को दूध कब पिलाती? अरुणिमा ने आस्तिक को देखा और कहा, ठीक है, आप कमरे में रह सकते हैं,
लेकिन आप दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लीजिए। जब तक मैं बच्चों को दूध पिला रही हूँ तब तक आप इस तरफ नहीं देखेंगे। अगर आपने इस तरफ देखा तो बच्चे दूध नहीं पिएंगे। आस्तिक जल्दी से हाँ में सर हिलाता है और कहता है, ठीक है, मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन तुम मेरे बच्चों को अच्छे से दूध पिलाना, वह भूखे हैं और भूख अच्छी नहीं होती है। तुम्हें पता है, दूसरे वाले घर में मुझे भूख लगती थी, न तो कोई मुझे खाना नहीं देता था। मुझे एक रोटी मिलती थी और उससे मेरी भूख नहीं जाती थी। भूख बहुत गंदी होती है, तुम मेरे बच्चों को अच्छे से दूध पिलाओ। अरुणिमा बच्चों को लेकर बैग पर बैठ जाती है, लेकिन आस्तिक की बात सुनकर उसका मन पसीज जाता है। पागल खाने में आस्तिक को कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे थे, जहां पर उसे एक एक रोटी के लिए रोना पड़ रहा था और कोई उसे ठीक से पेट भरकर खाना भी नहीं देता था। क्या ये वही आस्तिक रायचंद है, जो अपने दरवाजे से किसी को भूखे पेट नहीं जाने देता था? दूध पीते हुए दोनों बच्चे सो गए थे। अपने दोनों बच्चों को पालने में सुलाकर अरुणिमा आस्तिक को बच्चों के पास ले आती है। अरुणिमा देख रही थी कि आस्तिक बच्चों की और उसकी कितनी केयर कर रहा है। बच्चों का सामान अलमारी में लगाने से लेकर उनके कपड़े तक समेटना और अरुणिमा के साथ बेडशीट सही करना। आस्तिक हर वह काम कर रहा है जो एक अच्छा पति करता है। उसे ऐसा करता हुआ देख अरुणिमा अपने मन में सोचती है कि अगर आस्तिक पहले वाला आस्तिक ही होता तो ऐसा कभी नहीं करता। वह कभी भी अरुणिमा की और बच्चों की ना तो केयर करता और न ही उनके काम में मदद करता। अरुणिमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक नौकरानी खाने की ट्रॉली कमरे के अंदर लेकर आती है। अरुणिमा ये देखकर हैरान हो जाती है, वह कैसे भूल गई कि अपने दो छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के बाद उसे अपने एक बड़े बच्चे को भी खाना खिलाना है। डॉक्टर ने बताया था कि आस्तिक सामान्य इंसानों की तरह खाना नहीं खाता है, बल्कि जब भी वह खाना खाता है तो अपना पूरा चेहरा और कपड़े सभी गंदा कर लेता है। यहाँ तक कि वह चावल को हवा में उछाल उछाल कर खाता है, जिसकी वजह से चावल कई बार उसके बालों में और उसके चेहरे पर भी लग जाते थे। वह अपने आप को बहुत गंदा कर लेता था खाना खाते वक्त। इसी वजह से हॉस्पिटल स्टाफ को उसे खाना खिलाना पड़ता था। वह हॉस्पिटल स्टाफ के हाथों से खाना नहीं खाता था, जिस वजह से हॉस्पिटल स्टाफ को उसके हाथ को जबरदस्ती पकड़कर उसके मुंह में खाना ठूसना पड़ता था। अरुणिमा आस्तिक को देखती है और उसे सोफे पर बैठने का इशारा करती है। आस्तिक बच्चों की तरह कूदते हुए जाता है और सोफे पर पालती मारकर बैठ जाता है। अरुणिमा प्लेट में खाना निकालती है और उसके सामने लेकर बैठ जाती है। आस्तिक पालती मार के बिल्कुल किसी अच्छे बच्चे की तरह बैठा हुआ था और अरुणिमा ने जब तक उसे पूरा खाना खिलाया तब तक वह अरुणिमा को परेशान करता ही रहा। वह कभी अरुणिमा की साड़ी के आंचल से खेलता तो कभी उसके बालों से। वह कभी अरुणिमा की चोटी को घुमाता तो कभी उसके बालों से निकल रही लट को उसके नाक के नीचे लगाकर मूंछ बनाता। वो अरुणिमा के बालों की एक एक लट को छूते हुए उसके कान के पीछे करता है और बच्चों की तरह अपने मुंह में खाना चबाते हुए कहता है, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं अरुणिमा। अरुणिमा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह उसके स्पर्श को महसूस कर रही थी। और जैसे जैसे आस्तिक अरुणिमा को छू रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वह दर्द उसके सामने फिर से उभर कर आ गया है। अरुणिमा आस्तिक को खाना खिलाते हुए कहती है, आस्तिक, मैं तुमसे कुछ पूछूं? आस्तिक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ अरुणिमा, पूछो ना। अरुणिमा रोटी को सब्जी में लगाते हुए आस्तिक की तरफ बढ़ाती है और कहती है, आस्तिक, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? अपने परिवार के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरी माँ के बारे में। आस्तिक अपना मुंह खोलकर अरुणिमा के हाथ से खाना खा लेता है और फिर उसे चबाते हुए अपने एक हाथ से अपने सर को खुजाते हुए कुछ याद करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसे कुछ याद नहीं आता तो वह ना में सर हिलाता है। अरुणिमा देख पा रही थी कि आस्तिक ने याद करने की कोशिश तो की है, लेकिन उसे सच में कुछ याद नहीं आ रहा है। निराशा के साथ अरुणिमा ने एक गहरी सांस छोड़ी। न जाने कैसे वह आस्तिक को ठीक करेगी। खाना खिलाने के बाद अरुणिमा आस्तिक का मुंह पोंछती है और उसके हाथों को साफ करती है। वह उसे उसकी दवाई देती है। आस्तिक दवाई खाने में बहुत नखरे दिखा रहा था, लेकिन फिर भी अरुणिमा ने जिद करके और गुस्सा करके उसे दवाई खिलाए ही दी थी। अरुणिमा के गुस्से के आगे आस्तिक बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया था और उसने चुपचाप दवाई को खा लिया था। दवाई खाने के बाद अरुणिमा ने आस्तिक को बेड पर लेटा दिया और उसके सर को थपकी देकर सुलाने लगी। अरुणिमा की मजबूरी थी कि उसे भी आस्तिक के साथ ही बेड पर सोना पड़ा था, क्योंकि आस्तिक ने उसकी साड़ी के आंचल को अपने कंधे के नीचे दबा लिया था और वह उसे छोड़ ही नहीं रहा था।
उसे डर था कि अगर वह सो जाएगा तो अरुणिमा उसे छोड़कर भाग जाएगी। डॉक्टर ने बताया था कि आस्तिक रात में अक्सर उठकर चिल्लाने लगता है और किसी गंदे आदमी के बारे में बात करता है। कोई चुड़ैल उसके सपने में आती है जो अरुणिमा और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अरुणिमा ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसे लगा यह बातें सिर्फ आस्तिक की कल्पनाएं हैं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। एक बार जब आस्तिक पूरी तरह से नींद में सो जाता है तो अरुणिमा उसके कंधे के नीचे से अपना साड़ी का आंचल खींच लेती है। वह बहुत मुश्किल से आस्तिक की मुट्ठियों से अपनी साड़ी को अलग करती है और उठकर सोफे पर चली जाती है, क्योंकि वह आस्तिक के साथ एक बेड पर कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन सोफे पर लेटने के साथ ही उसे नींद आ गई। अभी अभी अरुणिमा की नींद लगी ही थी कि तभी उसके कानों में आस्तिक के चिल्लाने की आवाज आती है। वह चौंक कर बैठ जाती है और देखती है कि आस्तिक का पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था और वह आंखें बंद किए हुए ही अपने हाथ पैरों को पटक रहा था। मत मारो, मत मारो, तुम गंदे आदमी, मैं कह रहा हूं ना, मत मारो मेरी अरुणिमा को, मत मारो मेरे बच्चों को, मत मारो, मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें मार दूंगा, मेरे बच्चों को मत मारो, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें चोट मत पहुंचाओ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, गंदे आदमी, भाग जाओ यहाँ से, आलतू जलालतू, आय बला को टालतू, गंदे आदमी भाग जा। अरुणिमा को यकीन हो गया था कि आस्तिक कोई बुरा सपना देख रहा है। अरुणिमा जल्दी से आस्तिक के पास जाती है और उसके पास बैठ जाती है। वह उसका हाथ पकड़ती है और धीरे से उसके कान में कहती है, तुम ठीक हो, कोई चुड़ैल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर कोई आदमी नहीं है, बस मैं हूँ तुम्हारे पास और बच्चे यहीं पर हैं, उन्हें कोई नहीं मार रहा है। आस्तिक का पूरा चेहरा आंसुओं से भर जाता है। वह जब अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने अरुणिमा को देखकर वह रोने लगता है। वह जल्दी से रोते हुए अरुणिमा को गले लगा लेता है। आस्तिक रोते हुए कहता है, अरुणिमा, तुम ठीक हो ना? वह चुड़ैल तुम्हें मार रही थी, वो आदमी बहुत बुरा है। अरुणिमा हैरान हो जाती है आस्तिक की बात सुनकर। वह आस्तिक के आंसुओं को अपने आंचल से साफ करते हुए कहती है, कौन गंदा आदमी? आप किसकी बात कर रहे हैं? किसे देखा है आपने? कौन मार रहा था मुझे और हमारे बच्चों को? आस्तिक रोते हुए कहता है, वह आदमी, वह बहुत गंदा है, वह बहुत बड़ा है और बहुत डरावना भी है। वह काले काले कपड़ों में आता है और तुम्हें मारता है, बच्चों को भी मारता है। अरुणिमा ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं आस्तिक, कोई मुझे नहीं मार रहा है और न ही कोई बच्चों को मार रहा है। देखिए, हम यहीं पर हैं। तुमने किसे देखा है सपने में? अरुणिमा, मैंने उसे सपने में देखा है। वह तुम्हें मारता है। वह आदमी, वह गंदा आदमी, वह देखने में मेरे जैसा है और वह तुम्हें कठपुतली कहकर बुलाता है। आस्तिक की बात सुनकर अरुणिमा सच में हैरान हो गई थी। वो अपने आप को देख रहा था सपने में। उसने जो किया था, उसके जो पाप थे, वो उन्हीं को दोबारा देख रहा था। अरुणिमा को समझ ही नहीं आया कि वो आस्तिक को क्या कहे, लेकिन वो सहानुभूति की नज़रों से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक अपने दोनों हाथों से अपने आंसुओं को पोंछता है और फिर अरुणिमा के बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है अरुणिमा, मैं उस गंदे आदमी को मारकर भगा दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं उस गंदे आदमी को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा और ना ही हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने दूंगा। अरुणिमा, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अरुणिमा बस हैरान नजरों से आस्तिक को देखे जा रही थी। ये आदमी उसकी रक्षा करने की बात कर रहा है, लेकिन ये रक्षा कैसे करेगा? पहले इसे खुद की रक्षा करनी होगी। ये इंसान तो खुद की भी रक्षा नहीं कर सकता है, तो ये अरुणिमा और उसके बच्चों की रक्षा कैसे करेगा? अरुणिमा ने आस्तिक को संभाला और उसे बिस्तर लिटाकर उसके सर को थपकी देने लगी। अरुणिमा का एहसास पाते हुए आस्तिक कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अरुणिमा आस्तिक का ख्याल रख रही थी और बाकी सब भी आस्तिक को कुछ न कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके से 15 दिन गुजर जाते हैं। भाई, आप इस फोटो को देखो, कुछ याद आया आपको? ये फोटो तब की है जब हम लोग मालदीव घूमने गए थे। प्रणाली एक तस्वीर आस्तिक को दिखाते हुए कहती है। कीर्ति भी एक तस्वीर आस्तिक को दिखाते हुए कहती है, भाई, इस तस्वीर में देखो, ये याद है, ये हमारे घर की दिवाली की तस्वीर है। हम लोगों ने कितने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की थी ना। पृथ्वी भी एक तस्वीर आगे करते हुए कहता है, ये वाला फोटो देखो भाई, ये कितनी अच्छी है। ये तब की है जब प्रणाली के लिए हमने बर्थडे पार्टी रखी थी, याद है?
प्रणाली को हमने सरप्राइज दिया था और उसे याद ही नहीं था कि आज उसका जन्मदिन है, और जब हम लोगों ने उसे सरप्राइज दिया तो वो खुश होने की जगह रोने लगी थी। आस्तिक सबकी बातें सुन रहा था और सबको देख भी रहा था। वो सबको देखते हुए डर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने सबके साथ रहना शुरू कर दिया था। इस वक्त सब सोफे पर बैठे हुए थे और आस्तिक को पुरानी बातें याद करवाने की कोशिश कर रहे थे। आस्तिक ने अरुणिमा के हाथ को कस के पकड़ा हुआ था और वो उसकी साड़ी में खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। कुछ यादें उसके दिमाग में आ जरूर रही थी, लेकिन वो सब धुंधली थी, जिसकी वजह से उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी और उसके सर में भी दर्द होने लगा था। हालांकि अब आस्तिक बाकी सब के साथ भी उठने बैठने लगा था, लेकिन वो किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। हर किसी को देखकर उसे यही लगता है कि ये उसकी अरुणिमा और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। वो सिर्फ अरुणिमा पर ही भरोसा करता था, इसीलिए वो ज्यादातर अरुणिमा के साथ ही रहता था। धीरे धीरे आस्तिक ठीक होने लगा था, हालांकि उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी और ना ही वो पागलों की तरह व्यवहार करना बंद कर रहा था, लेकिन उसने खुद को साफ रखना शुरू कर दिया था और अब वो ठीक से खाना भी खा रहा था। पृथ्वी देख पा रहा था कि अरुणिमा अपना वादा पूरा कर रही है। उसने अपना वादा पूरा किया कि वो आस्तिक को ठीक करने में मदद करेगी और वो कर भी रही है। अब बारी पृथ्वी की थी। उसे अरुणिमा को शारदा देवी मर्डर केस से हमेशा के लिए अलग करना था। लेकिन अगर पृथ्वी अरुणिमा से ऐसा कोई वादा नहीं भी लेता, तो भी वो इस केस में अरुणिमा का नाम नहीं आने देता और इस केस को दबाकर केस बंद करवा देता। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानता है कि माता पिता के बिना बच्चों का जीवन कैसा होता है। बाकी सब धीरे धीरे करके आस्तिक को चीज़ याद करवाने की कोशिश करते थे। पुराने दिनों को फिर से दोहराया जाता था, पुरानी चीज़ों को फिर से बताया जाता था, जिससे आस्तिक को सब कुछ याद आ जाए। और इसी के बीच एक खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में समंदर में तूफान आने की वजह से रजत का शिप डूब गया था। लेकिन ये इंडियन नेवी का शिप था, तो यहाँ पर सबने खुद को बचाने की और लोगों की मदद करने की कोशिश की थी। फिर भी इतने बड़े शिप के डूबने की वजह से कई लोगों की जान गई है और कई लोगों को नुकसान भी पहुंचा है। अपने एक साथी को बचाने के लिए रजत ने पूरी जान लगाई, लेकिन वो अपने साथी को बचा नहीं पाया और रजत के पैर पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसका एक पैर जख्मी हो गया था। खतरे में पड़े सैनिकों के लिए जल्द से जल्द सहायता भिजवाई गई और उन लोगों ने रजत को रेस्क्यू करके जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। लेकिन तब तक रजत के पैरों में फ्रैक्चर आ चुका था और उसके पैरों में रोड लगी थी। रजत ठीक था, लेकिन घायल हो चुका था और जब तक उसके पैर ठीक नहीं हो जाते, तब तक के लिए वो दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइन नहीं हो सकता है। कीर्ति ने जब ये सुना तो उसकी हालत खराब हो गई। वो मौके पर ही बेहोश हो गई थी। कीर्ति पूरे 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी भी होनी थी, लेकिन उसे इस तरीके से बेहोश होता देख और रजत की हालत का देख सब परेशान हो गए थे। कीर्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी डिलीवरी करवाई गई। सब लोग इस वक्त बहुत परेशान थे। रजत जब तक घर वापस नहीं आ जाता है, तो तब तक किसी को चैन नहीं आएगा। कीर्ति ने एक बेटे को जन्म दिया था। जब नर्स बच्चे को लेकर सबके पास आती है, तो सब उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आस्तिक उस बच्चे को टुकुर टुकुर देख रहा था। आस्तिक ने मुस्कुराते हुए उस बच्चों को देखा और ताली बजाते हुए कहा, अरुणिमा, ये देखो, ये तो हमारे आकाश और अनंत से भी छोटा है और इसने कपड़े भी नहीं पहने हैं। आस्तिक की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन रजत की चिंता अभी भी सबको थी। यहाँ तक कि अरुणिमा भी परेशान हो रही थी। जब तक रजत वापस नहीं आ जाता है, तब तक अरुणिमा भी बेचैन होती रहेगी। ज्योति को जैसे ही रजत के बारे में पता चलता है, वो सबसे पहले घर आ जाती है। बच्चे के आने की खुशी तो सबको थी, लेकिन रजत की चिंता सबको ज्यादा सता रही थी। फाइनली, एक हफ्ते बाद रजत वापस घर आ जाता है। वो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था और उसके राइट लेग पर रॉड लगी हुई थी। उसे ऐसा देखकर कीर्ति के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि ज्योति भी परेशान हो गई थी। वो तो शुक्र है कि घर में बाकी सब लोग मौजूद थे, जिन्होंने बच्चे को संभाल लिया था, वरना कीर्ति को संभालना इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा था। अपने बच्चे से मिलकर रजत भी बहुत खुश हुआ था, लेकिन अब रजत अपने घर जाना चाहता था। कीर्ति रजत के साथ उसके घर चली गई थी। हालांकि पृथ्वी ने कहा था कि वो लोग यहाँ रह सकते हैं, लेकिन रजत ने साफ मना कर दिया था। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इस बात की गवाही नहीं देती है कि वो अपनी बीवी के मायके में रहेगा, चाहे कितनी ही बुराई क्यों ना हो जाए। कीर्ति तो अपने घर जा चुकी थी, लेकिन बाकी सब अभी भी महल में ही थे
और सब लोग आस्तिक के साथ बातें करने की पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि उसे पुरानी बातें याद आ जाए। इन्हीं सब के बीच में 1 महीना गुजर जाता है और सबके हाथों कुछ खास कामयाबी नहीं लगी थी, क्योंकि आस्तिक भले ही थोड़ा ठीक से रहना सीख गया था, लेकिन अभी भी उसे बहुत कुछ याद नहीं आया था। अचानक से अरुणिमा को आस्तिक की माँ के कमरे का ख्याल आता है। हाँ, उसकी माँ का कमरा, जहाँ वो अक्सर अपनी यादें बनाया करता था। उसकी माँ के कमरे में उसकी अच्छी और बुरी सारी यादें हैं। शायद अपनी माँ को देखकर उसे सब कुछ याद आ जाए। यही सोचकर अरुणिमा आस्तिक को उसकी माँ के कमरे में ले जाती है। माँ के कमरे में पहुंचकर अरुणिमा देखती है, उसकी माँ की तस्वीर दीवार पर लगी हुई है। अरुणिमा आस्तिक को देखकर कहती है, आस्तिक, उस तस्वीर को देखो। क्या तुम उसे पहचानते हो? देखो तस्वीर को गौर से और मुझे बताओ वो कौन है। आस्तिक अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। वो धीरे से अपनी माँ की तस्वीर के पास जाता है और अपने हाथ उठाकर उनकी तस्वीर को छूता है। कुछ यादें उसके दिमाग में आने लगती है। कुछ धुंधले दृश्य उसे अपनी आंखों के सामने नजर आने लगते हैं। अचानक से आस्तिक के सर में दर्द होने लगता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ धुंधले दृश्य उसके सामने दिखाई दे रहे थे, पर वो कुछ साफ नहीं थे। एक औरत किसी बच्चे को खाना खिला रही थी, वो प्यार से उसके साथ खेल रही थी। वो आस्तिक को पियानो बजाना सिखा रही थी। अचानक से आस्तिक अपनी माँ की तस्वीर पर अपना सर रखकर जोर जोर से रोते हुए कहता है, माँ, ये मेरी माँ है, ये माँ है मेरी। लेकिन अपनी माँ की यादों के साथ साथ उसके दिमाग में उसके पिता की छवि भी उभर कर आ गई थी। कैसे वो उसकी माँ को मारता था, पीटता था और उन सब पर अत्याचार करता था। आस्तिक नीचे जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, वो आदमी बहुत गंदा है, वो मेरी माँ को मारता था, वो मुझे भी मारता था, उसने हमें घर से निकाल दिया था, उसने मेरी माँ को बहुत मारा, उसने मेरी माँ को छोड़ दिया था। आस्तिक ये सब बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था। उसकी सांस उखड़ने लगी थी और उसे हिचकियां भी आने लगी थी। आस्तिक रो रहा था तो अरुणिमा के आंसू भी बह रहे थे, क्योंकि ये सब तो अरुणिमा ने भी सहा था। अरुणिमा आस्तिक का दर्द समझ पा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो आस्तिक को माफ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आस्तिक के साथ जो हुआ था वो किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आस्तिक ने अरुणिमा के साथ जो कुछ भी किया था वो एक सोच समझकर की गई हरकत थी। अरुणिमा रोते हुए आस्तिक के पास बैठ गई थी। उसने आस्तिक के कंधे पर हाथ रखा तो आस्तिक हिचकियां लेते हुए अरुणिमा को देखने लगा। आस्तिक का पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो गया था और उसकी नाक भी लाल हो गई थी। आस्तिक ने अरुणिमा के हाथों को कस के पकड़ा और उससे कहा, अरुणिमा, उस आदमी ने मेरी माँ को छोड़ दिया, उसने हम सबको छोड़ दिया तो हम सब सड़क पर आ गए थे। प्लीज, तुम मुझे मत छोड़ना, तुम नहीं छोड़ोगी ना, तुम मुझे उस आदमी की तरह अकेला नहीं छोड़ोगी ना। अरुणिमा इस बात का क्या जवाब देती? आस्तिक का हताशा से भरा चेहरा देखकर उसे दुख हो रहा था। उसका दिल रो रहा था, लेकिन वो उस इंसान को कैसे सहारा देती जो खुद इस वक्त टूटी हुई है। आस्तिक को देखकर अरुणिमा को बुरा लग रहा था। आस्तिक आस भरी निगाहों से अरुणिमा को देख रहा था। उसे देखकर अरुणिमा के पास शब्द ही नहीं बचे थे। लेकिन अरुणिमा ने हिम्मत की और आस्तिक को देखकर कहा, अपनी माँ का दुख और दर्द याद करके तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं हुआ था जब तुम मुझे वही दर्द और वही तकलीफ दे रहे थे। अरुणिमा ने जिस लहजे में ये बात कही थी, आस्तिक अचानक से चौंक जाता है। उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य घूमने लगते हैं और उसके आसपास अंधेरा छा जाता है। आस्तिक समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और अचानक से उसकी आंखों का रंग बदल गया। वो खतरनाक हो गया था। उसके अंदर का मॉन्स्टर एक बार फिर से सामने आ गया था। उसने अरुणिमा के कंधे को कसके पकड़ा और उसकी आंखों में देखने लगा। पुराने वाले मॉन्स्टर आस्तिक को देखकर अरुणिमा एक पल के लिए डर गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था और वो हैरान नजरों से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक ने अरुणिमा के बाजू को इतनी कसके पकड़ हुआ था कि अरुणिमा को दर्द होने लगा था। उसने दर्द में कराहते हुए कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरुणिमा की बात सुनकर आस्तिक उसकी तरफ खतरनाक नजरों से देखते हुए उसके पास आने लगता है और अरुणिमा डर से सिसकने लगती है। अचानक से ही आस्तिक बेहोश हो जाता है और अरुणिमा के सीने पर गिर जाता है। अचानक से आस्तिक इस तरीके से बेहोश हो गया जिससे अरुणिमा घबरा गई थी। उसने जल्दी से पृथ्वी और बाकियों को बुलाया। आस्तिक को जल्दी से उठाकर गाड़ी में बैठाया गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने तक आस्तिक को होश तो आ गया था, लेकिन उसे पैनिक अटैक फिर से आ गया था। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था।
अस्पताल स्टाफ ने आस्तिक को पकड़ कर रखा हुआ था, लेकिन आस्तिक कंट्रोल में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज वो सब कुछ तबाह कर देगा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, वो मेरी माँ को मार डालेगा, मुझे मेरी माँ को बचाना है। मुझे उस आदमी से मेरी माँ को बचाना है और उस चुड़ैल से मेरे बच्चों को भी बचाना है। वो चुड़ैल मेरे बच्चों को खा जाएगी। अरुणिमा कहाँ हो? तुम हमें अपने बच्चों को बचाना है, अरुणिमा। अरुणिमा अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घबरा रही थी। आस्तिक सच में पागल हो गया था। वो हर चीज को याद करते हुए चिल्लाए जा रहा था, जो उसके जीवन में घट रही घटना थी। उसके पिता, शारदा देवी और अरुणिमा, ये कुछ लोग थे जो आस्तिक के जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाल रहे थे। जहां वो अपने पिता और शारदा देवी से नफरत करता था, तो वहीं अरुणिमा के लिए उसकी मोहब्बत भी दिख रही थी। आस्तिक चिल्लाते हुए कहता है, अरुणिमा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे सामने मौजूद रहूंगा। तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकती हो, तुम हमेशा मेरी कठपुतली रहोगी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो अरुणिमा। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरी रहोगी, तुम हमेशा मेरी कठपुतली रहोगी। वहीं पर अस्पताल के उस कमरे के बाहर सब खड़े थे और सब ने इस वक्त आस्तिक की बात सुनी थी। पृथ्वी हैरानी से आस्तिक की बात सुन रहा था और अरुणिमा के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसे कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि वो पुराना आस्तिक वापस आ गया है, जिससे बहुत मुश्किल से वो दूर भागी थी। डॉक्टर ने आस्तिक को नींद का इंजेक्शन दिया था, क्योंकि वो काबू में नहीं आ रहा था। इंजेक्शन के असर के थोड़ी देर बाद ही आस्तिक को नींद आने लगी और उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। आस्तिक गहरी नींद में चला गया। आस्तिक का इस तरीके का असामान्य व्यवहार देखकर अरुणिमा डर गई थी। उसे अब डर लग रहा था कि कहीं आस्तिक अपने पागलपन के चलते उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। तभी दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर सब डॉक्टर को घेर लेते हैं और उनसे आस्तिक के बारे में पूछने लगते हैं। डॉक्टर ने अपना सर्जिकल मास्क उतारा और सबको देखते हुए कहा, देखिए, राजा साहब की हालत के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये उनका पैनिक अटैक था, जिसकी वजह से वो अपने काबू से बाहर हो गए थे। शायद ये वो यादें हैं जो आपका भाई कभी याद ही नहीं करना चाहता है, और ये यादें जब उनके सामने आई तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। अरुणिमा डॉक्टर की सारी बात सुनती है और पृथ्वी भी सुनता है, लेकिन अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर से क्या सवाल करें। अरुणिमा ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? आप उन्हें बहुत सारी बातें याद मत दिलाए जिनसे उनकी दर्दनाक यादें जुड़ी हुई है। मेरे ख्याल से तो आपको उन्हें वो बातें याद दिलानी चाहिए जिससे उन्हें खुशी मिलती हो। उन्हें इस बात पर यकीन दिलाइए कि वो अकेले नहीं है, उनका परिवार उनके साथ है, चाहे हालात जैसे भी हैं। लेकिन अरुणिमा घबराते हुए कहती है, डॉक्टर साहब, इस तरीके से पैनिक अटैक अगर हमारे सामने आ सकता है तो अकेले में भी तो आ सकता है ना। और ऐसे में अगर उसने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया तो मैं क्या करूंगी? अरुणिमा की बात सुनकर डॉक्टर हामिद सिर हिलाते हुए कहते हैं, आपका डर जायज है, लेकिन जहां तक मैंने उनका इलाज किया है और मैं जो समझा हूं, वहां तक मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वो आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। डॉक्टर ने पृथ्वी को देखते हुए कहा, मैं कुछ दवाएं और थेरेपीज आपको बता दूंगा, बाकी याद रहे कि वो इसे रेगुलर लेते रहे। इसके अलावा उन्हें प्यार और अपनेपन की जरूरत है। जितना वो अपने परिवार के साथ और अपनों के बीच में रहेंगे, उतना ही उनके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मेरी सलाह माने तो आप राजा साहब को कहीं बाहर ले जाए, कहीं ऐसी जगह जहां पर उन्हें शांति और सुकून महसूस हो, और उनके साथ वहां पर अच्छी यादें बनाएं। डॉक्टर ने तो अपनी बात कह दी थी, लेकिन अरुणिमा के मन में अभी भी आस्तिक के उस रूप को लेकर डर बैठ गया था। आस्तिक अगले दिन घर आ गया था और वो अपने कमरे में ही था। अरुणिमा को ना चाहते हुए भी उसके साथ कमरे में रुकना पड़ रहा था। रात के समय आस्तिक को सुलाकर अरुणिमा कमरे से बाहर आती है तो कमरे के बाहर पृथ्वी पहले से ही खड़ा था, जो उसका इंतजार कर रहा था। पृथ्वी को देखकर अरुणिमा ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या पृथ्वी? तुम अपने भाई की हालत जानते हुए भी मुझे कह रहे हो कि मैं उसके साथ एक कमरे में रहूं? लेकिन पृथ्वी ने बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अरुणिमा, प्लीज समझने की कोशिश करो। ... उद्धरण चिन्ह। लेकिन इससे पहले कि पृथ्वी अपने बात पूरी कर पाता, अरुणिमा ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है पृथ्वी कि मैं अपना वादा पूरा कर सकती हूँ। तुम्हें जो एक्शन लेना है तुम ले सकते हो। अगर तुम मुझे शारदा देवी मर्डर केस से बाहर नहीं भी निकालोगे तो मेरे बच्चों की परवरिश मिश्री कर लेगी,
और जहाँ तक मैं जानती हूँ, जानवी भी मेरे बच्चों को उतना ही प्यार करती है, लेकिन मैं उस पागल के साथ अपने बच्चों को नहीं पाल सकती हूँ। उसका क्या भरोसा है, अगर उसने अपने पागलपन के चलते आकर मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचा दिया तो। भाई तुमसे प्यार करता है अरुणिमा, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है और कीर्ति ने भी हमेशा पढ़ाई में तुम्हारी मदद की है। ताई जी तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है। कम से कम हम लोगों के लिए ही सही भाई की मदद करो प्लीज अरुणिमा। अरुणिमा सच में मजबूर हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे और उसने पृथ्वी को देखकर कहा, पृथ्वी, मेरे पास मेरे बच्चों के अलावा और कोई नहीं है जिसके सहारे में जिंदगी गुजार सकती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे मेरा ये सहारा मत छीनो। तुम्हारा भाई इस समय बीमार है और तुम मुझे और बच्चों को उसके साथ रहने के लिए कह रहे हो। एक बार मेरी नज़र से सोचकर तो देखो। पृथ्वी कभी भी अरुणिमा के साथ सख्ती से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अरुणिमा ने उसके सामने कोई रास्ता ही नहीं रखा। जब पृथ्वी ने ये देखा कि अरुणिमा उसके आराम से बात करने पर नहीं मान रही है, तो उसने सख्ती से अरुणिमा से कहा, तुम कैसे खुद को एक अच्छी दोस्त कह सकती हो अरुणिमा? हम सब तुम्हारे लिए अपने भाई के खिलाफ गए थे। जब मेरा भाई पूरे देश के सामने बदनाम हो रहा था, तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारी वजह से भाई जेल गए हैं, तब भी मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, क्योंकि हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते थे। हमें तब लगता था कि भाई ने गलत किया है और हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए। तुम भूल रही हो कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस तुमने वापस लिया था, पर उस केस में जो मेडिकल रिपोर्ट सबूत के तौर पर पेश किया गया था, वो मैंने बनाया था। मैं खुद अपने भाई के खिलाफ गया था, क्योंकि मुझे तुम्हें इंसाफ दिलाना था। आज मैं तुम्हारे सामने अपने भाई के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, अपनी दोस्ती निभाने के लिए कह रहा हूँ, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरी दोस्त हो ही नहीं। तुम शायद अब वो अरुणिमा हो ही नहीं जिससे मैंने दोस्ती की थी, या यूं कहूं कि तुम मेरी दोस्ती के लायक ही नहीं थी। पृथ्वी की बात सुनकर अरुणिमा का दिल टूट गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस घर में सिर्फ आस्तिक ही था जिससे अरुणिमा नफरत करती थी। हाँ, प्रणाली के लिए उसके मन में खटास जरूर थी, लेकिन वो उससे नफरत नहीं करती थी। पर आज जो पृथ्वी ने कहा, उसे सुनने के बाद तो अरुणिमा का सब्र का बांध टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने रोते हुए पृथ्वी को देखकर कहा, एक बात कहूँ पृथ्वी, जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से सिर्फ तुम ही थे जिसे मैंने इस घर में अपना सच्चा हमदर्द माना था। पर कोई बात नहीं, तुमने मेरी दोस्ती को एहसान का नाम दिया है तो ठीक है। मैं भी तुम्हारे हर एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। कुछ दिनों बाद, अरुणिमा, क्या तुम और बच्चे मुझसे नफरत करते हो? आस्तिक ने अरुणिमा को देखते हुए उससे कहा, जो उसे खाना खिला रही थी। अरुणिमा के हाथ रुक गए थे और उसने एक नज़र आस्तिक को देखा, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसने रोटी का टुकड़ा आस्तिक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं और बच्चे तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरुणिमा की बात सुनकर आस्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अरुणिमा के हाथ से खाना खाने लगता है। अरुणिमा की हंसी पूरी तरह से झूठी और नकली थी। उसने आस्तिक को देखा और अपने मन में चिल्लाते हुए कहा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ, आस्तिक। वहीं पर आकाश आस्तिक के पास लेटा हुआ था और अपने हाथ से बार बार आस्तिक के हाथ को टच कर रहा था। आस्तिक आकाश को देखकर मुस्कुरा रहा था और आनंद सो रहा था। अरुणिमा ने एक और निवाला बनाते हुए आस्तिक की तरफ बढ़ाया और कहा, आस्तिक, क्या तुम्हें मिश्री याद है? आस्तिक आकाश को देखकर मुस्कुराते हुए उसके हाथ के साथ खेल रहा था, लेकिन फिर उसने अरुणिमा को देखा और कुछ याद करते हुए कहा, नहीं, कौन मिश्री? तुम किसकी बात कर रही हो? अरुणिमा ना में सर हिलाते हुए मुस्कुराकर आस्तिक को देखने लगती है। अरुणिमा आस्तिक को देखते हुए अपने मन में सोच रही थी कि न जाने कितने दिन हो गए हैं उसे आस्तिक के साथ रहते हुए, और इतने दिनों में आस्तिक पूरी तरह से सिर्फ अरुणिमा पर ही निर्भर हो गया था। अरुणिमा आस्तिक को लेकर कई अच्छी जगह पर भी गई थी। वो राजस्थान के आसपास मौजूद कई ऐसी जगह पर गई थी जहां पर वो आस्तिक के साथ छुट्टियां मना सके, लेकिन इन सब के बावजूद आस्तिक की बस हालत सुधर रही थी, बाकी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से एक बात सही हुई थी कि आस्तिक का आक्रामक रूप दोबारा देखने को नहीं मिला था। आस्तिक अरुणिमा से बहुत प्यार करता है और वो उसके बिना एक पल नहीं रह सकता है। उसे अपने भाई, बहन और अपने पिछले जीवन की थोड़ी बहुत चीज़ याद आ गई थी। अरुणिमा और अपने बच्चों के साथ उसका जीवन बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। दूसरी तरफ अरुणिमा बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो आस्तिक को पूरी तरह से ठीक कर देगी
और उसके साथ ही वो हमेशा हमेशा के लिए आस्तिक को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। 6 महीने हो चुके थे। आस्तिक और अरुणिमा को एक साथ रहते हुए करीब 6 महीने हो गए थे और डॉक्टर सही थे। अरुणिमा की देखभाल और उसके प्यार और बच्चों के साथ होने की वजह से आस्तिक जल्दी ही ठीक हो रहा था। आस्तिक को धीरे धीरे याद आ चुका था कि वो कौन है। उसे अपने भाई बहनों के चेहरे याद आ गए थे, उसे ताई जी भी याद आ गई थी, और अब तो वो पृथ्वी के साथ धीरे धीरे ऑफिस भी जाने लगा था, लेकिन फिर भी अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। इसीलिए वो ज़्यादातर समय अपना घर पर ही बिताया करता था, क्योंकि वो अरुणिमा से अलग नहीं रह सकता था। आस्तिक को अरुणिमा तो याद है, लेकिन उसकी और अरुणिमा की शादी कैसे हुई थी, ये उसे याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता है कि अरुणिमा उसकी है और उसके 2 बच्चे हैं। बाकी उसे न तो शारदा देवी याद है और न ही उसे अपना बदला याद था। इसी बीच अरुणिमा को आस्तिक के प्राइवेट डॉक्यूमेंट वाले लॉकर से एक फाइल हाथ लगी, जिसमें उसके और आस्तिक के डिवोर्स के पेपर थे। उन पेपर को देखकर अरुणिमा हैरान हो जाती है, क्योंकि उन पेपर्स में सिर्फ अरुणिमा के साइन थे। आस्तिक के साइन उस पेपर में मौजूद नहीं थे और ना ही वो पेपर कभी कोर्ट में सबमिट हुआ है। ये बात अरुणिमा को बहुत पहले ही पता चल चुकी थी, पर अब वो इस बात से डर रही थी कि अगर वो ये बात किसी को बताएगी तो लोग उसे आस्तिक के साथ बांध देंगे, ये कहकर कि उसका और आस्तिक का अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। इसलिए अरुणिमा ने डिवोर्स के पेपर पर आस्तिक के साइन लेने और उसे कोर्ट में सबमिट करवाने का फैसला किया था। आस्तिक इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि अरुणिमा उसे छोड़ने का प्लान बना रही है, और अरुणिमा को इस बात की परवाह भी नहीं थी कि आस्तिक क्या सोचेगा या अपना जीवन कैसे जिएगा। उसे बस पृथ्वी से किया गया वादा निभाना था और अपनी दोस्ती का एहसान चुकाना था। वही गार्डन एरिया में 2 छोटे बच्चों को बाथटब में आस्तिक और अरुणिमा नहला रहे थे। ये आकाश और अनंत थे। आकाश ज्यादातर आस्तिक के साथ ही रहता था। जब भी आस्तिक और अरुणिमा एक साथ होते थे तो आकाश हमेशा अपने हाथ को उठाकर आस्तिक के पास जाने के लिए ही करता था, इसीलिए अरुणिमा अनंत को संभाल लिया करती थी। आस्तिक जब आकाश के शरीर पर गुनगुना पानी डालता है तो वो खिलखिलाकर हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देख आस्तिक भी मुस्कुरा रहा था। दोनों बच्चों को नहलाने के बाद अरुणिमा दोनों को कमरे में ले आती है और फिर उन्हें पाउडर लगाने लगती है। वो जब दोनों बच्चों को मुस्कुराते हुए पाउडर लगा रही थी तो आस्तिक उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और वो अपने हाथ बांधते हुए अरुणिमा को देखकर अपने मन में कहता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ अरुणिमा कि तुम मेरी जिंदगी में हो, और मेरे बच्चे भी बहुत नसीब वाले हैं कि उन्हें तुम जैसी माँ मिली है। बच्चों को पाउडर और काजल का टीका लगाकर अरुणिमा जैसे ही अलमारी की तरफ जाने के लिए खड़ी होती है, उसकी नज़र आस्तिक पर जाती है, जो अपनी आंखों में प्यार लेकर अरुणिमा को देख रहा था। अरुणिमा हमेशा आस्तिक की इन्हीं नज़रों से बचकर रहना चाहती थी, क्योंकि जब वो आस्तिक के साथ रहती थी तो वो हमेशा आस्तिक की नज़रों में अपने लिए ये प्यार ढूंढा करती थी जो उसे नहीं मिल रहा था। एक वक्त था जब वो अपनी शादी को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर अब हालातों ने उसे तोड़कर रख दिया था, इसलिए अरुणिमा ने भी खुद को पत्थर दिल बना लिया था। कभी कभी आस्तिक की हालत के बारे में सोचकर अरुणिमा को दया आ जाती थी, लेकिन आस्तिक ने जो उसके साथ किया है वो सोचकर अरुणिमा अपना मन बदलने पर मजबूर हो जाती है। आस्तिक आकाश को कपड़े पहना रहा था और अरुणिमा अनंत को। कोई भी उन्हें ऐसे देखेगा तो यही कहेगा कि कितना खुशहाल परिवार है, पर खुश यहाँ पर सिर्फ आस्तिक था। अरुणिमा को बस अब कुछ दिन का इंतजार करना था, जब आस्तिक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और वो उसे छोड़कर चली जाएगी। 1 साल बाद आज अरुणिमा के बच्चों का जन्मदिन है। आज अरुणिमा और आस्तिक के बच्चे 1 साल के हो गए हैं। पूरे महल को खूबसूरती से सजाया गया था। नन्हे राजकुमारों का पहला जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। आस्तिक को बहुत सारी चीज याद आ गई थी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ था जो वो नहीं जानता था। डॉक्टर ने कह दिया था कि आस्तिक 90% ठीक है। अब वो चीजों को समझने लगा है, लोगों को पहचानने लगा है और छोटे बड़े डिसीजन खुद लेने लगा है, लेकिन फिर भी कभी कभी आस्तिक को अरुणिमा की जरूरत होती है। रात में पैनिक अटैक आना उसे अभी भी बंद नहीं हुए थे। आस्तिक ने अपनी जिंदगी और अपनी दुनिया अरुणिमा और बच्चों के इर्द गिर्द ही सीमित कर ली थी। आस्तिक एक बहुत अच्छा पिता बन के सबके सामने आया था। उसके पिता वाली छवि को देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। आकाश और अनंत के लिए आस्तिक हमेशा ही मौजूद रहता था। उसने कभी भी अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने दिया था। सुबह उठने के साथ ही अपने बच्चों को देखना ही उसका पहला काम था। इस बात को लेकर अरुणिमा भी कभी कभी हैरान हो जाती थी। उसे पता ही नहीं चलता था कि बच्चों के कपड़े कब बदल दिए गए हैं,
या फिर उन्हें खाना कब खिला दिया गया है। आज आकाश और अनंत के जन्मदिन पर पूरे महल को बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा था और आज की पार्टी में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। हो भी क्यों ना, इस महल के राजकुमारों का पहला जन्मदिन था। सक्षम और प्रणाली भी इस खुशी के मौके पर वहां आए हुए थे। अब उनके रिश्ते में पहले की तरह प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रणाली ने एक्सेप्ट कर लिया था कि सक्षम से अच्छा लाइफ पार्टनर उसे कभी मिल ही नहीं सकता है। हालांकि सक्षम की चाची की हरकतें अभी भी वैसी ही है, लेकिन प्रणाली ने उनके साथ भी खुद को एडजस्ट कर लिया था। लेकिन फिलहाल प्रणाली का बच्चे करने का कोई प्लान नहीं था। वो सक्षम के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करना चाहती थी। तो वहीं पर दूसरी तरफ कीर्ति और रजत भी अपने बेटे कार्तिक के साथ महल आए हुए थे। कार्तिक अपने दोनों भाइयों से सिर्फ 1.5 महीने छोटा है, लेकिन शरारत करने में वो तीनों एक दूसरे से कम नहीं थे। उस हादसे के बाद रजत का पैर तो ठीक हो गया था, लेकिन अब वो पहले की तरह नेवी में नहीं जा सकता था। इसीलिए उसने एक ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया था, जिसमें वो बच्चों को इंडियन नेवी ज्वाइन करने की ट्रेनिंग देता था। इन्हीं सबके बीच जानवी ने भी गुड न्यूज़ दे दी थी, और अब सबको जानवी से एक प्रिंसेस की उम्मीद थी। इन तीनों के लिए एक बहन तो होनी ही चाहिए ना। दोपहर के वक्त जहां महल में जन्मदिन की तैयारी हो रही थी, तो वहीं पर अरुणिमा आस्तिक और बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास गई हुई थी। आस्तिक का फाइनल टेस्ट होना था और डॉक्टर ने आस्तिक को क्लीन चिट दे दी थी कि अब आस्तिक पूरी तरह से ठीक है और वो अब बिजनेस के डिसीजन भी ले सकता है। वैसे डिसीजन तो अरुणिमा ने भी लिया है, जिसके लिए उसे बस आज रात तक का इंतजार करना है। अरुणिमा आस्तिक और बच्चों को लेकर वापस महल आती है, जहां पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सारे मेहमान आ चुके थे। अरुणिमा और आस्तिक ने मिलकर अनंत और आकाश का केक काटा था। आस्तिक बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया की खुशियां आज उसके पास है। उसके पास 2 प्यारे बच्चे हैं, एक प्यारी सी पत्नी है, भरा पूरा परिवार है। समाज में उसका नाम है, परिवार है, प्रतिष्ठा है। आस्तिक को अब अपनी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए था। जो कुछ भी जिंदगी ने उसे दिया था, अब वो उसी के साथ खुश रहना चाहता था। जो बुरा वक्त उसकी जिंदगी से चला गया है, उसे अब वो याद भी नहीं करना चाहता है। उसकी जिंदगी में अरुणिमा है, उसके बच्चे हैं और अब उसे अरुणिमा और अपने बच्चों को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। पार्टी खत्म हो गई थी, सब मेहमान जा चुके थे। अरुणिमा हाल में आती है, जहां पृथ्वी और आस्तिक बैठे हुए थे। अरुणिमा सीधे पृथ्वी के सामने आते हुए कहती है, पृथ्वी, मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब तुम अपना वादा पूरा करो। आस्तिक हैरान हो जाता है, अरुणिमा को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले जा रही है। अरुणिमा ने डाइवोर्स फाइल आगे करते हुए कहा, पृथ्वी, आस्तिक से कहो इस पर साइन करे और मुझे इस झूठी रिश्ते से आज़ादी दे। अरुणिमा की बात सुनकर आस्तिक के हाथ कांपने लगे थे और वो हैरान नजरों से अरुणिमा को देखने लगा। लेकिन पृथ्वी को पता था ये दिन एक न एक दिन जरूर आएगा और अरुणिमा ने अपना वादा पूरा किया है। वो आस्तिक को ठीक कर चुकी है, मतलब अब पृथ्वी को अपना वादा पूरा करना है। पृथ्वी एक गहरी सांस छोड़ता है और हमें सिर हिलाते हुए उस फाइल को उठा लेता है। आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होते हुए अरुणिमा के पास आता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, अरुणिमा, क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। उसकी बात सुनकर अरुणिमा व्यंग्य से हंसती है और कहती है, माफ़ कर दूँ? किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगोगे मुझसे? तुम्हारे जुर्म बहुत बड़े हैं और मेरे माफ़ करने की इतनी क्षमता नहीं है। क्या तुम वो दिन भूल गए जब मैं भी तुम्हारे पैरों पर गिरकर इसी तरीके से माफ़ी मांगा करती थी, लेकिन तुम मुझ पर रहम नहीं दिखाते थे? मेरे आंसू, मेरे दर्द सब याद है न तुम्हें? आस्तिक अरुणिमा के बाजू को पकड़ते हुए कहता है, अरुणिमा, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मुझे नहीं पता था कि शारदा देवी का षड्यंत्र इतना बड़ा है कि उसने तुम्हें भी नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता था अरुणिमा, मुझसे गलती हो गई है। हाँ, तुमने गलती की है, लेकिन इस गलती का पछतावा अब मुझे नहीं भुगतना है। मेरी माँ ने जो गलत किया था, उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है, लेकिन मेरी माँ की गलती में मेरा कोई हाथ नहीं था। फिर भी मुझे बहुत अफसोस है कि उनकी वजह से तुम्हारे परिवार ने इतना सब कुछ सहा और तुम्हारे घर पर रहते हुए मैंने भी बहुत कुछ सहा है। पर मैं आगे और कुछ नहीं सहना चाहती हूँ, इसलिए चुपचाप पेपर पर साइन करो और मुझे जाने दो। मैं पेपर पर साइन नहीं करूँगा, आस्तिक ने भी गुस्से में कहा। तो पृथ्वी आस्तिक के पास आता है और उसे अपनी तरफ पलटकर आस्तिक के सामने डाइवोर्स पेपर करते हुए कहता है, भाई प्लीज़ आप साइन कीजिए।
मैंने अरुणिमा से वादा किया था कि अगर वो अपना वादा पूरा करेगी तो मैं उसकी मदद करूंगा। अगले ही पल आस्तिक ने पृथ्वी के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और चिल्लाते हुए उसने पृथ्वी को गुस्से में देखकर कहा, वो मेरी बीवी है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे मेरे साथ रहना है। मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। पृथ्वी को थप्पड़ लगने पर अरुणिमा हैरान तो बहुत हुई थी, लेकिन आस्तिक के शब्दों ने उसके भी गुस्से को भड़का दिया था। उसने गुस्से में आस्तिक से कहा, मुझ पर और मेरे बच्चों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपना हर फर्ज पूरा किया है, अपने किए हर वादे को निभाया। बस मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को छोड़ना चाहती हूँ। आस्तिक गुस्से में अरुणिमा की कोहनी को पकड़ते हुए कहता है, इसका मतलब तुमने मुझसे प्यार करने का नाटक किया था। डॉक्टर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि मेरे और बच्चों के पास होने से तुम जल्दी ठीक हो सकते हो, और उस वक्त तुम्हारी जो हालत थी, तुम्हें हमारी जरूरत थी। पर मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए इनकार कर दिया था। पूछो अपने परिवार वालों से, किस तरीके से मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए तुम्हारे इलाज की भीख मांग रहे थे। और बदले में पृथ्वी ने मुझसे वादा किया था। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब बारी इन लोगों की है। और हाँ, तुमने ठीक कहा है, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। अरुणिमा ने गुस्से में आस्तिक की आंखों में देखते हुए कहा, तो आस्तिक की पकड़ अरुणिमा के कंधे पर और कस गई। उसने गुस्से में अरुणिमा की आंखों में आंखें डालकर देखकर कहा, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। तुम्हें एक ही चीज आज़ादी दिलवा सकती है, वो है मेरी मौत, वरना सारी जिंदगी भर तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। आस्तिक ने भले ही अरुणिमा को पकड़ा हुआ था और वो गुस्से में उससे बात कर रहा था, पर वो हिंसक नहीं था और न अरुणिमा को नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन आस्तिक की आंखों में एक संकल्प था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अरुणिमा से जो कुछ भी कह रहा है, वो कह नहीं रहा है, बल्कि वो करके भी दिखाएगा। अगर वो नहीं चाहता है कि अरुणिमा और बच्चे उससे दूर जाए, तो वो हर हाल में उन्हें अपने पास रखेगा। ये कहकर आस्तिक गुस्से में कमरे में चला जाता है। अरुणिमा गुस्से में पृथ्वी को देखते हुए कहती है, तुम्हें अपना वादा पूरा करना ही होगा पृथ्वी। कुछ दिनों तक दोनों का व्यवहार बहुत ही अलग रहा था। ना तो आस्तिक अरुणिमा से बात करता था और न ही अरुणिमा आस्तिक से बात करती थी। अरुणिमा जितना हो सके बच्चों को आस्तिक से दूर रखने की कोशिश करती थी, लेकिन इन सब के बीच में अरुणिमा ने अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। वो उल्टी सीधी दवाएं खाने लगी थी और अपने खाने पीने को लेकर भी अरुणिमा बहुत ज्यादा लापरवाह हो गई थी, जिसकी वजह से उसका दूध आना बंद हो रहा था। बच्चे अरुणिमा के दूध के लिए रोया करते थे। आस्तिक उन्हें खाना खिलाने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन बच्चों को अरुणिमा का दूध चाहिए था। धीरे धीरे दोनों की सेहत खराब होने लगी थी। अरुणिमा खिड़की के पास बैठी हुई थी। वो पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे भी आ गए थे। आस्तिक अरुणिमा के पास आता है और उसके पैरों के पास बैठते हुए कहता है, मत करो अरुणिमा, नहीं देख सकता हूँ तुम्हें और बच्चों को ऐसे। मुझ पर थोड़ा तो रहम दिखाओ, मेरे बच्चे भूखे हैं। तुम एक माँ होकर उन्हें भूख से तड़पते हुए कैसे देख सकती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ अरुणिमा, बच्चों के लिए अपनी जिद छोड़ दो। लेकिन अरुणिमा ने आस्तिक को देखते हुए कहा, तुम भी अपनी जिद छोड़ दो, मैं अपनी जिद छोड़ दूंगी। आस्तिक की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं कर सकता मैं अरुणिमा, कैसे जाने दूं तुम्हें खुद से दूर। मैं तुम्हारे और बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूँ। अरुणिमा ने भी एक पत्थर दिल इंसान की तरह अपना मुंह फेरते हुए कहा, तो फिर ठीक है, अपनी आंखों के सामने ही हमें मरता हुआ देखो। आस्तिक हार गया था। वो अरुणिमा और बच्चों को सच में ऐसे नहीं देख सकता था। उसके लिए बस इतना ही काफी था कि अरुणिमा कहीं भी रहे, बस सही सलामत रहे। अपने बच्चों को इस तरीके से तड़पता हुआ भी नहीं देख पा रहा था वो। आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही है ना, तो चली जाओ। लेकिन मुझसे दूर रहकर भी तुम मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें कभी तलाक दूंगा। तुम मुझसे दूर रहोगी, लेकिन मेरे नाम के साथ रहोगी। मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, मेरे मरने के बाद भी। और हाँ, यह मत समझना कि मैं तुम्हें बच्चों को कहीं भी ले जाने दूंगा। तुम जहाँ भी रहोगी, मेरी नज़रों के सामने रहोगी और मैं जब चाहे तब तुमसे और बच्चों से मिलने आ सकता हूँ, तुम मुझे नहीं रोकोगी। अरुणिमा ने आस्तिक को देखते हुए कहा, और अगर तुम अपने वादे से मुकर गए तो। आस्तिक हताशा के साथ अरुणिमा को देखता है और कहता है, तुम्हें लगता है इतना हारा हुआ इंसान तुमसे कोई झूठा वादा कर सकता है। मैं दुनिया को जीत सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हार गया हूँ।
अगर तुम मेरी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ, वरना वो मॉन्स्टर आस्तिक रायचंद अभी भी मेरे सीने में दफन है। लेकिन वो मरा नहीं है। मैं चाहता तो पुराना आस्तिक बनकर तुम्हें जबरदस्ती यहाँ रख सकता था, तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हें जबरदस्ती खाना खिला सकता था। लेकिन अब मैं वो आस्तिक नहीं बनना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। आस्तिक ने सच में अपना वादा निभाया था। अरुणिमा को उसने सच में जाने दिया था, लेकिन उसने अरुणिमा को अपनी नज़रों से दूर नहीं किया था। अरुणिमा आस्तिक का घर छोड़कर और सिंघल छोड़कर जयपुर चली गई थी। जयपुर में अरुणिमा ने एक छोटा सा किराए पर मकान लिया और वहीं पर अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी जीने लगी थी। आकाश और अनंत जब बोलने लगे थे तो अरुणिमा ने बहुत कोशिश की कि वो पहला शब्द माँ कहे, लेकिन आकाश और अनंत ने पहला शब्द पापा ही कहा था। अरुणिमा को पता था कि यह मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने इसे अपने लिए आसान बनाना चाहा। शुरुआती दिनों में तो अरुणिमा ने होम ट्यूशन लेकर आकाश और अनंत की देखभाल करके अपने दिन गुजार लिए थे। लेकिन आस्तिक ने अपने बच्चों के नाम पर जो फिक्स डिपॉजिट किया था, अरुणिमा उन पैसों में से एक पैसा हाथ नहीं लगाती थी। वो उन पैसों को बच्चों के नाम पर ही जमा करवा दिया करती थी। अगर आस्तिक ने अपना वादा निभाया था तो अरुणिमा ने भी अपना वादा निभाया था। आस्तिक जब भी बच्चों से मिलने आता तो अरुणिमा उसे कभी भी बच्चों से मिलने से नहीं रोकती थी। आस्तिक जितना समय चाहे बच्चों के साथ रह सकता था और वो अपने साथ बच्चों को बाहर भी ले जाता था। ले जाना तो वैसे अरुणिमा को भी चाहता था, लेकिन अरुणिमा का जवाब हमेशा से ही नहीं रहा है। 3 भाइयों को अपनी प्यारी बहन मिल गई थी। जानवी और पृथ्वी को एक प्यारी सी बिटिया हुई थी, जिसका नाम उन्होंने अमृता रखा था। अरुणिमा और आस्तिक दोनों डॉक्टर की केबिन में बैठे हुए थे। डॉक्टर के हाथों में एक ब्रेन का एक्सरे था, जो वह लाइट के नीचे देख रहे थे। अरुणिमा को बहुत घबराहट हो रही थी। उसने आस्तिक का हाथ पकड़ लिया तो आस्तिक ने भी अरुणिमा के हाथों को कस के पकड़ते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी अरुणिमा की घबराहट कम ही नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने ब्रेन के एक्सरे को एलईडी लाइट के नीचे रखते हुए आस्तिक और अरुणिमा को देखकर कहा, देखिए मिस्टर एंड मिसेज रायचंद, मैं एक डॉक्टर होने के नाते आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही आप लोगों को कोई झूठी तसल्ली दूंगा। दरअसल बात ऐसी है कि आपका बेटा आकाश वह और बच्चों से अलग है, या यूं कहें कि वह थोड़ा सा डिफरेंट है। अरुणिमा की घबराहट बढ़ती जा रही थी, उसके हाथ कांपने लगे थे। आस्तिक ये बात अच्छी तरह से समझ पा रहा था। उसने अरुणिमा के हाथों को थामते हुए डॉक्टर को देखकर कहा, डॉक्टर आप साफ साफ बताएं, बात क्या है? अगर हमारा बच्चा अलग है तो इसमें बुराई क्या है? बच्चे तो अलग होते ही हैं ना। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए तो उनके बच्चे बच्चे ही होते हैं। अगर हमारा आकाश अलग है तो वह बहुत इंटेलिजेंट होगा या फिर एवरेज होगा। इसमें घबराने वाली क्या बात है? ये तो बच्चों की खुद की मेंटालिटी होती है। डॉक्टर अपना चश्मा उतारते हैं और कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर रायचंद। बच्चों का परफेक्ट होना या फिर उनका इनमेच्योर होना, ये बच्चों के खुद के हाथ में होता है। लेकिन आकाश के केस में यह अलग है। आकाश जो और बच्चों से अलग व्यवहार करता है या फिर वह और बच्चों से अलग रहता है, इसका कारण यह नहीं है कि वह लोगों के साथ मिलना नहीं चाहता है। इसका कारण यह है कि उसका ब्रेन इस चीज की परमिशन नहीं देता है। डॉक्टर की बात ना तो आस्तिक की समझ में आ रही थी, न ही अरुणिमा की समझ में आ रही थी। और अरुणिमा ने हैरानी जताते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ब्रेन इंसान को कैसे कंट्रोल कर सकता है? इंसान ब्रेन को अपने हिसाब से चलाता है ना। डॉक्टर हंसते हैं और हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ आप सही हैं मिसेज रायचंद। वह इंसान ही है जो ब्रेन को अपने कंट्रोल में रखता है। लेकिन कई बार दिमाग आपसे आपके सोचने और समझने की शक्ति छीन लेता है और आपसे वैसे काम करवाता है जो आप नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर आस्तिक हैरान हो जाता है और उसे अचानक से अपना वह पल याद आ जाता है जब उसका दिमाग पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता था और वह एक मॉन्स्टर बन जाता था। डॉक्टर एक पेन उठाते हैं और आकाश के ब्रेन के एक्सरे में एक जगह इशारा करते हुए कहते हैं, आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये ब्रेन का वह हिस्सा है जहां से इंसान खुद को कंट्रोल करता है। और आकाश का यही हिस्सा ब्लॉक है, या फिर यूं कहें कि लॉक है, या फिर सीधी भाषा में अब ये कह सकते हैं कि आकाश के इस हिस्से में ब्लॉकेज है। डॉक्टर की बात सुनकर आस्तिक और अरुणिमा दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। अरुणिमा सांस चढ़ने लगी थी और वह घबराने लगी थी।
आस्तिक अरुणिमा को संभालते हुए डॉक्टर से कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर? इतना छोटा बच्चा है, उसे ब्लॉकेज कैसे हो सकता है? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर रायचंद, आप पहले गुस्सा मत कीजिए। मैं ये कब कहा है कि उसके दिमाग में ब्लॉकेज है? मैंने कहा है, उसका दिमाग इस हिस्से से ब्लॉक है। उसे कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक थेरेपी है। आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी और कुछ सालों के इलाज के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरुणिमा घबराते हुए आस्तिक के हाथ को पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा। आस्तिक अरुणिमा को संभालते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, अगर ऐसी बात है तो फिर इसका इलाज क्या है? आप हमें बताएं, मैं उसका अच्छी से अच्छी जगह पर इलाज करवाऊंगा। और कितनी जल्दी हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा? डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहते हैं, यह कोई पक्का नहीं है कि कब तक ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, इसका इलाज इंडिया में होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए जो थेरेपी होती है वह एक स्पेशल थेरेपी होती है, जिसके एक्सपर्ट इस समय अमेरिका में रहते हैं। अगर आप आकाश का इलाज अमेरिका में करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, इसके ठीक होने के चांसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कोई सही समय नहीं बता सकता हूँ। ये कितना भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। आकाश को ठीक होने में कितना समय लगेगा, ये तो या तो आकाश जानता है या फिर उसका दिमाग। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ मिस्टर रायचंद, इस इलाज में खर्चा बहुत आएगा। इस थेरेपी की कीमत ही लाखों में होती है। आस्तिक जल्दी से कहता है, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मुझे थेरेपिस्ट की पूरी डिटेल सेंड कीजिए। मैं जल्दी से इस बारे में अपनी फैमिली के साथ बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद अरुणिमा आकाश के वार्ड के बाहर खड़ी थी। आकाश और अनंत बेड पर बैठे हुए थे और एक दूसरे के साथ कुछ खेल रहे थे। आकाश के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वह अपने हाथों के इशारे से अनंत के साथ खेल रहा था। अरुणिमा के आंसू बह रहे थे और उसका दिल रोने लगा था। आस्तिक अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखता है तो अरुणिमा आस्तिक को देखकर उसके सीने से लग जाती है। वह बहुत जोर से रोने लगती है, लेकिन उसने अपना मुंह दबा लिया था ताकि बच्चे उसकी आवाज न सुन सके। मन तो वैसे आस्तिक का भी रोने का कर रहा था, लेकिन अगर इस समय वह कमजोर पड़ जाएगा तो अरुणिमा को कौन संभालेगा? आस्तिक अरुणिमा को संभालते हुए कहता है, अरुणिमा, फिक्र मत करो, मैं आकाश को कुछ नहीं होने दूंगा। अरुणिमा बहुत हिम्मत करते हुए आस्तिक से अलग होती है और एक नज़र आकाश को देखने लगती है। वह रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और फिर आस्तिक से कहती है, अगर कुछ मांगूं तो क्या दोगे मुझे? आस्तिक भी अपनी आंखों में अरुणिमा के लिए एक प्यार भरा एहसास रखता है और उसके हाथ को थामते हुए कहता है, ये जान तुम्हारी है, चाहे तो मांग लो। लेकिन अरुणिमा रोते हुए ही आस्तिक की आंखों में देखकर बहुत हिम्मत के साथ कहती है, आप आकाश को ले जाए। आस्तिक एकदम से हैरान हो जाता है। उसे पता था कि अरुणिमा ने ये बोलते वक्त अपने सीने पर कितना बड़ा पत्थर रखा होगा। अरुणिमा आकाश और अनंत से कितना प्यार करती है, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। ऐसे में आकाश को अपने से दूर भेजने की बात सोचकर ही अरुणिमा की जान निकल रही थी। आस्तिक अरुणिमा के बालों को सहलाते हुए कहता है, अरुणिमा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आकाश को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, वह जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो, अगर उसके ठीक होने से पहले ही उसे कुछ हो गया तो? मेरा बच्चा बहुत छोटा है आस्तिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप समझ लीजिए कि आपके और मेरे बीच अगर कभी कुछ अच्छा रहा है तो उसके बदले में मुझे मेरे आकाश की जिंदगी दे दीजिए। आप आकाश को अपने साथ ले जाए। आस्तिक, मैं आकाश से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मेरे बच्चे की जान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है, आकाश की जो बीमारी है उसका इलाज अमेरिका में ही होना है, और अमेरिका तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, ना ही उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे हैं, लेकिन आपके पास तो है ना। प्लीज़ आस्तिक, मेरी इतनी सी बात मान लीजिए। आप आकाश को अपने साथ अमेरिका ले जाए और वहाँ पर उसका इलाज करवाए। मेरा बच्चा सही सलामत रहे, भले ही मुझसे दूर रहे। उसकी ज़िंदगी के लिए ये भी मंजूर है मुझे। उसकी जान की सलामती के लिए मैं खून के आंसू रो लूँगी। आस्तिक की आंखों में भी आंसू आ गए थे और उसने अरुणिमा की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम भी मेरे साथ चलो ना। तुम, अनंत, आकाश, हम सब साथ चलेंगे। अरुणिमा के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, वह अरुणिमा मर चुकी है आस्तिक, याद है ना, उसे आपने ही मारा है। अब जो आपके सामने है
वह बस अपने बच्चों की माँ है। और एक माँ आपके सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चों की सलामती के लिए भीख मांग रही है। आप आकाश को अपने साथ अमेरिका ले जाए और वहाँ उसका इलाज करवाए। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मेरे लिए यही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। रह लोगी आकाश के बिना? आस्तिक ने अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहा। तो अरुणिमा ने भी जवाब दिया, सारी जिंदगी अपने बच्चों के बिना रहने से बेहतर यही है कि कुछ साल मैं अपने बच्चों से दूर रह लूं। आस्तिक गहरी सांस छोड़ता है और हाँ में सर हिलाता है। एक हफ्ते के अंदर ही आकाश की सारी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आस्तिक आकाश को लेकर अमेरिका के लिए निकल गया था। लेकिन आकाश आस्तिक के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। वह अरुणिमा को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। लेकिन आस्तिक और अरुणिमा ने उसे यह नहीं बताया था कि वह उसके इलाज के लिए उसे बाहर ले जा रहे हैं। उन्हें डर था कि इतने छोटे बच्चों को अगर यह बात बताएंगे तो शायद वह डर जाएगा। एयरपोर्ट पर भी आकाश को छोड़ने के लिए सब आए थे, यहाँ तक कि अनंत भी आया था। सिर्फ अरुणिमा ही नहीं आई थी। अरुणिमा को वहां न पाकर आकाश और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था, लेकिन अरुणिमा उसे मिलने नहीं आई थी। दरअसल अरुणिमा हिम्मत ही नहीं कर पाए अपने बच्चे को इतनी दूर भेजने के लिए। वह आकाश को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी। अब अचानक से उसे इतनी दूर परदेश भेज रही है, जहां पर वह अपने बच्चे को देखने को भी तरस जाएगी। ऐसे में वह कैसे हिम्मत कर सकती थी एयरपोर्ट आने की। आस्तिक और पृथ्वी आकाश को लेकर अमेरिका की लॉस एंजलिस में जाते हैं, जहां पर आकाश का इलाज होना था। थेरेपिस्ट से मिलकर उन्होंने सारी बात और केस हिस्ट्री बता दी, और थेरेपिस्ट ने भी उन्हें इस बात की पूरी सिक्योरिटी दी कि आकाश को कभी इस बात का पता नहीं चलेगा कि उसे कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसका इलाज किया जा रहा है। अमेरिका में ही आस्तिक ने आकाश का एडमिशन वहां की सबसे बेस्ट स्कूल में करवा दिया था, जहां पर आकाश की बस स्टडी हो रही थी और अनंत अरुणिमा के पास था। अनंत को अरुणिमा से छीनकर आस्तिक अरुणिमा के जीने का सहारा नहीं छीनना चाहता था। उसकी जान तो पहले ही आकाश के साथ चली गई थी, अब उसकी धड़कन अनंत को वह उससे अलग नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि यह बात कितनी सच्ची है या कितनी झूठी, लेकिन जहां तक मैंने इस बात को जाना है कि माँ बाप से दूर रहकर बच्चों का माँ बाप के प्रति लगाव खत्म हो जाता है। माता पिता तो फिर भी अपने बच्चों के प्रति प्यार का एहसास रखते हैं, लेकिन बच्चे जो अलग रहते हैं, जैसे हॉस्टल में या फिर कहीं दूसरी जगह पर नौकरी की तलाश में रहते हैं, उनका धीरे धीरे अपने माता पिता से जो मोह होता है वह खत्म हो जाता है, क्योंकि वह जिंदगी को अपने तरीके से जीने लगते हैं, अपने तरीके से उसे महसूस करने लगते हैं। यही हाल कुछ इस समय आकाश का भी हो रहा था। वह धीरे धीरे आस्तिक और अरुणिमा से अलग होता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके दिल में आस्तिक और अरुणिमा के लिए प्यार नहीं था या फिर वह उनकी इज्जत नहीं करता था, लेकिन रंग ढंग के हिसाब से ढलना कैसे है, इस बात के लिए उसने खुद को तैयार कर लिया था। और इसी बीच आकाश का इलाज भी हो रहा था। डॉक्टर डैन आकाश के डॉक्टर हैं और आकाश की थेरेपी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने वादे को बहुत अच्छी तरह से निभाया था। आकाश को कभी पता ही नहीं चला कि डॉक्टर डैन उसके अंकल नहीं बल्कि उसके थेरेपिस्ट हैं। लेकिन हॉस्टल की और माँ बाप से अलग रहने की लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी की दिखाई जाती है। बच्चे अक्सर गलत संगति में पड़ जाते हैं, गलत लोगों की छाया में चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ आकाश के साथ भी हुआ था। उसका उठना बैठना कुछ बुरे लड़कों के साथ होने लगा था, जिसकी वजह से उसे कुछ ऐसी आदतें हो गई थी जो शायद इस उम्र के बच्चों को नहीं होनी चाहिए थी। धीरे धीरे आकाश को इन सब की आदत हो रही थी। ये लाइफस्टाइल, ये शान और शौकत उसकी वजूद का हिस्सा बन रहा था। जहां अरुणिमा ने उसे प्यार और ममता के साथ पाला था, तो वहीं पर आस्तिक उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। और आकाश के लिए यह उसका प्लस पॉइंट था कि वह आस्तिक का बड़ा बेटा है और सिंघल का अगला उत्तराधिकारी है। कहानी यही विराम लेती है, पर यह अंत नहीं है। आकाश का इलाज चल रहा है, अनंत अरुणिमा के साथ है और आस्तिक दोनों दुनियाओं के बीच में फंसा हुआ है। उसके मन में अरुणिमा के प्रति प्यार और अपराध बोध का एक अजीब मिश्रण है। अरुणिमा अब भी उस पुराने दर्द को भूल नहीं पाए है, लेकिन एक माँ होने के नाते उसने अपने बच्चे की भलाई के लिए सब कुछ कर दिया है। आगे की राह कठिन है, पर क्या ये टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। अरुणिमा और आस्तिक दोनों डॉक्टर की केबिन में बैठे हुए थे। डॉक्टर के हाथों में एक ब्रेन का एक्सरे था जो वह लाइट के नीचे देख रहे थे। अरुणिमा को बहुत घबराहट हो रही थी। उसने आस्तिक का हाथ पकड़ लिया, तो आस्तिक ने भी अरुणिमा के हाथों को कस के पकड़ते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है,
मैं हूं ना यहाँ पर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी अरुणिमा की घबराहट कम ही नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने ब्रेन के एक्सरे को एलईडी लाइट के नीचे रखते हुए आस्तिक और अरुणिमा को देखकर कहा, देखिए मिस्टर एंड मिसेज रायचंद, मैं एक डॉक्टर होने के नाते आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही आप लोगों को कोई झूठी तसल्ली दूंगा। दरअसल बात ऐसी है कि आपका बेटा आकाश वह और बच्चों से अलग है, या यूं कहें कि वह थोड़ा सा डिफरेंट है। अरुणिमा की घबराहट बढ़ती जा रही थी, उसके हाथ कांपने लगे थे। आस्तिक ये बात अच्छी तरह से समझ पा रहा था। उसने अरुणिमा के हाथों को थामते हुए डॉक्टर को देखकर कहा, डॉक्टर आप साफ साफ बताएं, बात क्या है? अगर हमारा बच्चा अलग है तो इसमें बुराई क्या है? बच्चे तो अलग होते ही हैं ना। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए तो उनके बच्चे बच्चे ही होते हैं। अगर हमारा आकाश अलग है तो वह बहुत इंटेलिजेंट होगा या फिर एवरेज होगा। इसमें घबराने वाली क्या बात है? ये तो बच्चों की खुद की मेंटालिटी होती है। डॉक्टर अपना चश्मा उतारते हैं और कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर रायचंद। बच्चों का परफेक्ट होना या फिर उनका इनमेच्योर होना ये बच्चों के खुद के हाथ में होता है। लेकिन आकाश के केस में यह अलग है। आकाश जो और बच्चों से अलग व्यवहार करता है या फिर वह और बच्चों से अलग रहता है, इसका कारण यह नहीं है कि वह लोगों के साथ मिलना नहीं चाहता है। इसका कारण यह है कि उसका ब्रेन इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है। डॉक्टर की बात ना तो आस्तिक की समझ में आ रही थी, न ही अरुणिमा की समझ में आ रही थी। और अरुणिमा ने हैरानी जताते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ब्रेन इंसान को कैसे कंट्रोल कर सकता है? इंसान ब्रेन को अपने हिसाब से चलाता है ना। डॉक्टर हंसते हैं और हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ आप सही हैं मिसेज रायचंद। वह इंसान ही है जो ब्रेन को अपने कंट्रोल में रखता है। लेकिन कई बार दिमाग आपसे आपके सोचने और समझने की शक्ति छीन लेता है और आपसे वैसे काम करवाता है जो आप नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर आस्तिक हैरान हो जाता है और उसे अचानक से अपना वह पल याद आ जाता है जब उसका दिमाग पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता था और वह एक मॉन्स्टर बन जाता था। डॉक्टर एक पेन उठाते हैं और आकाश के ब्रेन के एक्सरे में एक जगह इशारा करते हुए कहते हैं, आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये ब्रेन का वह हिस्सा है जहां से इंसान खुद को कंट्रोल करता है। और आकाश का यही हिस्सा ब्लॉक है, या फिर यूं कहें कि लॉक है, या फिर सीधी भाषा में अब ये कह सकते हैं कि आकाश के इस हिस्से में ब्लॉकेज है। डॉक्टर की बात सुनकर आस्तिक और अरुणिमा दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। अरुणिमा सांस चढ़ने लगी थी और वह घबराने लगी थी। आस्तिक अरुणिमा को संभालते हुए डॉक्टर से कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर? इतना छोटा बच्चा है, उसे ब्लॉकेज कैसे हो सकता है? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर रायचंद आप पहले गुस्सा मत कीजिए। मैं ये कब कहा है कि उसके दिमाग में ब्लॉकेज है? मैंने कहा है उसका दिमाग इस हिस्से से ब्लॉक है। उसे कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक थेरेपी है। आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी और कुछ सालों के इलाज के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरुणिमा घबराते हुए आस्तिक के हाथ को पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा। आस्तिक अरुणिमा को संभालते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर अगर ऐसी बात है तो फिर इसका इलाज क्या है? आप हमें बताएं, मैं उसका अच्छी से अच्छी जगह पर इलाज करवाऊंगा। और कितनी जल्दी हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा? डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहते हैं, यह कोई पक्का नहीं है कि कब तक ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, इसका इलाज इंडिया में होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए जो थेरेपी होती है वह एक स्पेशल थेरेपी होती है जिसके एक्सपर्ट इस समय अमेरिका में रहते हैं। अगर आप आकाश का इलाज अमेरिका में करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है इसके ठीक होने के चांसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कोई सही समय नहीं बता सकता हूँ। ये कितना भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। आकाश को ठीक होने में कितना समय लगेगा ये तो या तो आकाश जानता है या फिर उसका दिमाग। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ मिस्टर रायचंद, इस इलाज में खर्चा बहुत आएगा। इस थेरेपी की कीमत ही लाखों में होती है। आस्तिक जल्दी से कहता है, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मुझे थेरेपिस्ट की पूरी डिटेल सेंड कीजिए। मैं जल्दी से इस बारे में अपनी फैमिली के साथ बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद अरुणिमा आकाश के वार्ड के बाहर खड़ी थी। आकाश और अनंत बेड पर बैठे हुए थे और एक दूसरे के साथ कुछ खेल रहे थे। आकाश के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वह अपने हाथों के इशारे से अनंत के साथ खेल रहा था। अरुणिमा के आंसू बह रहे थे और उसका दिल रोने लगा था।
आस्तिक अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखता है तो अरुणिमा आस्तिक को देखकर उसके सीने से लग जाती है। वह बहुत जोर से रोने लगती है, लेकिन उसने अपना मुंह दबा लिया था ताकि बच्चे उसकी आवाज न सुन सके। मन तो वैसे आस्तिक का भी रोने का कर रहा था, लेकिन अगर इस समय वह कमजोर पड़ जाएगा तो अरुणिमा को कौन संभालेगा। आस्तिक अरुणिमा को संभालते हुए कहता है, अरुणिमा फिक्र मत करो, मैं आकाश को कुछ नहीं होने दूंगा। अरुणिमा बहुत हिम्मत करते हुए आस्तिक से अलग होती है और एक नज़र आकाश को देखने लगती है। वह रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और फिर आस्तिक से कहती है, अगर कुछ मांगूं तो क्या दोगे मुझे। आस्तिक भी अपनी आंखों में अरुणिमा के लिए एक प्यार भरा एहसास रखता है और उसके हाथ को थामते हुए कहता है, ये जान तुम्हारी है, चाहे तो मांग लो। लेकिन अरुणिमा रोते हुए ही आस्तिक की आंखों में देखकर बहुत हिम्मत के साथ कहती है, आप आकाश को ले जाए। आस्तिक एकदम से हैरान हो जाता है। उसे पता था कि अरुणिमा ने ये बोलते वक्त अपने सीने पर कितना बड़ा पत्थर रखा होगा। अरुणिमा आकाश और अनंत से कितना प्यार करती है, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। ऐसे में आकाश को अपने से दूर भेजने की बात सोचकर ही अरुणिमा की जान निकल रही थी। आस्तिक अरुणिमा के बालों को सहलाते हुए कहता है, अरुणिमा तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आकाश को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, वह जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो, अगर उसके ठीक होने से पहले ही उसे कुछ हो गया तो। मेरा बच्चा बहुत छोटा है आस्तिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप समझ लीजिए कि आपके और मेरे बीच अगर कभी कुछ अच्छा रहा है तो उसके बदले में मुझे मेरे आकाश की जिंदगी दे दीजिए। आप आकाश को अपने साथ ले जाए। आस्तिक, मैं आकाश से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मेरे बच्चे की जान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है आकाश की जो बीमारी है उसका इलाज अमेरिका में ही होना है, और अमेरिका तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, ना ही उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे हैं, लेकिन आपके पास तो है ना। प्लीज आस्तिक, मेरी इतनी सी बात मान लीजिए। आप आकाश को अपने साथ अमेरिका ले जाए और वहां पर उसका इलाज करवाए। मेरा बच्चा सही सलामत रहे, भले ही मुझसे दूर रहे। उसकी जिंदगी के लिए ये भी मंजूर है मुझे। उसकी जान की सलामती के लिए मैं खून के आंसू रो लूंगी। आस्तिक की आंखों में भी आंसू आ गए थे और उसने अरुणिमा की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम भी मेरे साथ चलो ना। तुम, अनंत, आकाश, हम सब साथ चलेंगे। अरुणिमा के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, वह अरुणिमा मर चुकी है आस्तिक, याद है ना, उसे आपने ही मारा है। अब जो आपके सामने है वह बस अपने बच्चों की माँ है, और एक माँ आपके सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चों की सलामती के लिए भीख मांग रही है। आप आकाश को अपने साथ अमेरिका ले जाए और वहां उसका इलाज करवाए। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मेरे लिए यही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। रह लोगी आकाश के बिना। आस्तिक ने अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहा। तो अरुणिमा ने भी जवाब दिया, सारी जिंदगी अपने बच्चों के बिना रहने से बेहतर यही है कि कुछ साल मैं अपने बच्चों से दूर रह लूं। आस्तिक गहरी सांस छोड़ता है और हाँ में सर हिलाता है। एक हफ्ते के अंदर ही आकाश की सारी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आस्तिक आकाश को लेकर अमेरिका के लिए निकल गया था, लेकिन आकाश आस्तिक के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। वह अरुणिमा को छोड़ने को तैयार ही नहीं था, लेकिन आस्तिक और अरुणिमा ने उसे यह नहीं बताया था कि वह उसके इलाज के लिए उसे बाहर ले जा रहे हैं। उन्हें डर था कि इतने छोटे बच्चों को अगर यह बात बताएंगे तो शायद वह डर जाएगा। एयरपोर्ट पर भी आकाश को छोड़ने के लिए सब आए थे, यहाँ तक कि अनंत भी आया था। सिर्फ अरुणिमा ही नहीं आई थी। अरुणिमा को वहां न पाकर आकाश और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था, लेकिन अरुणिमा उसे मिलने नहीं आई थी। दरअसल अरुणिमा हिम्मत ही नहीं कर पाए अपने बच्चे को इतनी दूर भेजने के लिए। वह आकाश को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी। अब अचानक से उसे इतनी दूर परदेश भेज रही है, जहां पर वह अपने बच्चे को देखने को भी तरस जाएगी। ऐसे में वह कैसे हिम्मत कर सकती थी एयरपोर्ट आने की। आस्तिक और पृथ्वी आकाश को लेकर अमेरिका की लॉस एंजलिस में जाते हैं, जहां पर आकाश का इलाज होना था। थेरेपिस्ट से मिलकर उन्होंने सारी बात और केस हिस्ट्री बता दी, और थेरेपिस्ट ने भी उन्हें इस बात की पूरी सिक्योरिटी दी कि आकाश को कभी इस बात का पता नहीं चलेगा कि उसे कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसका इलाज किया जा रहा है। अमेरिका में ही आस्तिक ने आकाश का एडमिशन वहां के सबसे बेस्ट स्कूल में करवा दिया था, जहां पर आकाश की बस स्टडी हो रही थी और अनंत अरुणिमा के पास था।
अनंत को अरुणिमा से छीनकर आस्तिक अरुणिमा के जीने का सहारा नहीं छीनना चाहता था। उसकी जान तो पहले ही आकाश के साथ चली गई थी, अब उसकी धड़कन अनंत को वह उससे अलग नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि यह बात कितनी सच्ची है या कितनी झूठी, लेकिन जहाँ तक मैंने इस बात को जाना है कि माँ बाप से दूर रहकर बच्चों का माँ बाप के प्रति लगाव खत्म हो जाता है। माता पिता तो फिर भी अपने बच्चों के प्रति प्यार का एहसास रखते हैं, लेकिन बच्चे जो अलग रहते हैं, जैसे हॉस्टल में या फिर कहीं दूसरी जगह पर नौकरी की तलाश में रहते हैं, उनका धीरे धीरे अपने माता पिता से जो मोह होता है वह खत्म हो जाता है, क्योंकि वह जिंदगी को अपने तरीके से जीने लगते हैं, अपने तरीके से उसे महसूस करने लगते हैं। यही हाल कुछ इस समय आकाश का भी हो रहा था। वह धीरे धीरे आस्तिक और अरुणिमा से अलग होता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके दिल में आस्तिक और अरुणिमा के लिए प्यार नहीं था या फिर वह उनकी इज्जत नहीं करता था, लेकिन रंग ढंग के हिसाब से ढलना कैसे है, इस बात के लिए उसने खुद को तैयार कर लिया था। और इसी बीच आकाश का इलाज भी हो रहा था। डॉक्टर डैन आकाश के डॉक्टर हैं और आकाश की थेरेपी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने वादे को बहुत अच्छी तरह से निभाया था। आकाश को कभी पता ही नहीं चला कि डॉक्टर डैन उसके अंकल नहीं बल्कि उसके थेरेपिस्ट हैं। लेकिन हॉस्टल की और माँ बाप से अलग रहने की लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी की दिखाई जाती है। बच्चे अक्सर गलत संगति में पड़ जाते हैं, गलत लोगों की छाया में चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ आकाश के साथ भी हुआ था। उसका उठना बैठना कुछ बुरे लड़कों के साथ होने लगा था, जिसकी वजह से उसे कुछ ऐसी आदतें हो गई थी जो शायद इस उम्र के बच्चों को नहीं होनी चाहिए थी। धीरे धीरे आकाश को इन सब की आदत हो रही थी। ये लाइफस्टाइल, ये शान और शौकत उसकी वजूद का हिस्सा बन रहा था। जहां अरुणिमा ने उसे प्यार और ममता के साथ पाला था, तो वहीं पर आस्तिक उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। और आकाश के लिए यह उसका प्लस पॉइंट था कि वह आस्तिक का बड़ा बेटा है और सिंघल का अगला उत्तराधिकारी है। कहानी यही विराम लेती है, पर यह अंत नहीं है। आकाश का इलाज चल रहा है, अनंत अरुणिमा के साथ है और आस्तिक दोनों दुनियाओं के बीच में फंसा हुआ है। उसके मन में अरुणिमा के प्रति प्यार और अपराध बोध का एक अजीब मिश्रण है। अरुणिमा अब भी उस पुराने दर्द को भूल नहीं पाए है, लेकिन एक माँ होने के नाते उसने अपने बच्चे की भलाई के लिए सब कुछ कर दिया है। आगे की राह कठिन है, पर क्या ये टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। अगले भाग में सीजन 2 शुरू हो जाएगा। नई किरदार, नई कहानी, लेकिन मॉन्स्टर का जुनून बना रहेगा। हाँ, तो पता चला कि ट्विस्ट क्या है। हाँ, ट्विस्ट यही था आज के इस एपिसोड में। सीजन 1 का एंड हो जाता है, यानी कि आस्तिक रायचंद और अरुणिमा की कहानी को यहाँ पे पॉज मिला है, विराम नहीं मिला है, पॉज मिला है। कहानी आगे है और अगले एपिसोड में आप मिलेंगे स्काई से। अब स्काई क्या है, कैसा है, कैसा, यार मैं कसम से सच कह रही हूँ, मैंने स्काई का कैरेक्टर लिखा था ना, मैं इमेजिन करके नहीं बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या सोचा था यार। उतना इतना खतरनाक मैंने आस्तिक को भी नहीं सोचा जितना मैंने स्काई को सोच रखा है। तो स्काई का कैरेक्टर कैसा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा स्काई क्या है, कैसा है और वो कितना आस्तिक के जितना है। ठीक है, वैसे मैं कहूँ तो आस्तिक आस्तिक था और बाप की बराबरी बेटा नहीं कर सकता है। आस्तिक अलग था, आकाश अलग है, तो दोनों की जो पर्सनालिटी है वो आपको कहानी में आगे पढ़ने को मिल गई। मतलब कि आस्तिक का तो आपको पता ही है कि कहानी में क्या था, आकाश का आपको पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। अगर आप चाहते हैं कि अगला भाग जल्दी आए तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर घटते जा रहे हैं, जब तक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं मैं कंटिन्यू नहीं रहूंगी। आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कमेंट तो होता ही रहेगा, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब करके रखिए, तभी मैं इसमें कंटिन्यू रहूंगी। डेली 4 घंटे का एपिसोड चाहिए, तो कम से कम डेली 1 सब्सक्राइबर तो बढ़ने चाहिए ना। तो थोड़ा सा आप भी राइटर की तरफ ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, बाय।